हाँ बेटे, पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा बेटे सीए इंटरमीडिएट में 2022 के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। जो भी स्टूडेंट इसको यूट्यूब, इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, वो अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर वगैरह, ऑफिस का नंबर वगैरह दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप इन क्लासेस के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्लासेस बेटे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज से डाली गई हैं। आगे चलते हैं। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे होमवर्क में दिया था, मनीषा, तुषार, गुंजन, गुनगुन, सृष्टि कहाँ गई? सर ये थर्ड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन गया, बट इनकम का स्टेटमेंट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, वो भी समझ लेते हैं अपन। हाँ शुरू करते हैं। मेरी उम्मीद है बेटे बाकी सबने एक हाथ तो मारा होगा। एक हाथ मारने का मतलब ऐसे झापड़ मारना नहीं है, एक हाथ मारने का मतलब एक बार तो एटलीस्ट ट्राई किया होगा। गुनगुन आई थिंक शायद आपके पास में वो नोट्स ना हो जो क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। यस सर आई ट्राइड, वेरी गुड। हाँ तो बेटे किसी के पास में जो नोट्स की कॉपी होगी वो इसी हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप में 1 मिनट शेयर कर दो, तो गुनगुन भी कम से कम व्हाट्सअप में क्वेश्चन को देख ले, मतलब कि मोबाइल में क्वेश्चन को डाउनलोड करके देख लेंगे और आज की क्लास एटलीस्ट कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप में बेटे हमारे इन नोट्स की कॉपी कोई भी एक जन शेयर कर दो फिलहाल। ठीक है। आगे चलूं? सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं। अच्छा गुनगुन आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, ठीक है, अपना नंबर भेजो, अभी ऐड कर देता हूं। बताओ अपना नंबर बताओ। गुनगुन बेटे आपको अपना या तो नंबर बताना पड़ेगा या तो बेटे अपना ईमेल आईडी बताना पड़ेगा, कुछ तो बोलना बताना पड़ेगा ना बेटे, तब तो मैं भेज पाऊंगा। चलो व्हाट्सएप नंबर मत दो, एक काम करो ईमेल आईडी बता दो एटलीस्ट। ओके सर, मैं आपको मेल कर देता हूँ। हाँ सर, आप क्लास को आगे बढ़ाओ और चलने दो। द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 2021 फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। ये लो बेटे। सर यस सर, स्टार्ट कर दिया। हाँ ये लो, आपने सोल्यूशन में 20,000 का लिखवाया तो वो बाय मिस्टेक या कुछ अलग कैलकुलेशन थी। कौन सा बेटे क्वेश्चन 20,000 वाला? मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रहे बेटे आप? मनीषा बेटे 20,000 वाले कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर आपने सॉल्यूशन में 20,000 का लिखवाया तो वो सर वाइफ लोन 5,000 इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट। ओके रुको 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 रुको, क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस जाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर बी पे जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, ही हैज बोरोड रुपीज 5,000 फ्रॉम हिज वाइफ ऑन 30 September 2015 on which he had agreed to pay simple interest at the rate of 12% per annum. The loan was repaid along with the interest on 31st December 2017। ठीक प्रोसेसिंग कर रखी है बेटे। ये देखो इन्होंने 1 जनवरी 2016 के पहले लोन लिया था, तो बेटे जो 1 जनवरी 2015 के पहले लोन लिया था वो आउटस्टैंडिंग लोन को हमने लायबिलिटी साइड में दिखाया है, और कुछ 2-3 महीने पहले लोन लिया था, 3 महीने का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग था, वो भी यहाँ पे दिखाया है। बात खत्म। फिर 20,000 का लोन अच्छा 20,000 का लोन ले लिया था क्या? ओ हो, लोन था कितने रुपए का? सर लोन 5,000। अरे ये लो बेटे, उसमें क्या है फिर, अगर 5,000 का लोन था तो यहाँ पे 5,000 की जगह अब कर देता हूँ 20,000। ये लो क्वेश्चन ही बदल दो, कहाँ लगा है सर, बट लोन 5,000 का था। अरे बेटे अब कौन कौन सा पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक करेगा? 5,000 की जगह 20,000 कर दो, एक ही बात है, घर की बात है। ठीक है ना? बाकी आप लोग लोन का अमाउंट 5,000 लेके एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। मैं जल्दी से बेटे, असल में देखो आज समय अपने पास में कम है। सर समय कैसे कम है? क्यों समय कम है हमारे पास? समय इसलिए हमारे पास में कम है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको क्रॉस चेक कराना है। इसके बाद बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट से सामना करना पड़ेगा जो आपके बंद दिमाग के दरवाजों को खोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे अच्छा खासा समय लगने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ समय थोड़ा सा कम है, और हमारी बेटे वक्त के साथ हमेशा एक जंग चलती रहेगी। आगे चलूं? यस सर चलो। लो बेटे सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करेंगे। यहां पर बेटे टैक्स चोरी का मामला बनता है। टैक्स चोरी का मामला क्यों बनता है? क्योंकि बेटे क्या होता है, जब कभी, जय माता दी सर, बेटे जय माता दी, ज्ञान व जय माता दी। सबको बेटे ज्ञान की तरफ से मैं बोल देता हूँ जय माता दी। आगे चलें? यस सर चलो आगे। हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर बेटे मिस्टर श्री मोती की फाइनेंशियल इनकम जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई थी उसकी वो असेसिंग कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे कि क्या वाकई में श्री मोती ने अपनी सही इनकम डिस्क्लोज की है या नहीं की है। कब के लिए? 2019-20 और 2021 के लिए, 2 साल के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर इसको चेक कर रहा था। और
उनको ऐसा लगता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है सर क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पॉइंट में डाउट है, बाकी सब करा लिया। हाँ बेटे बाकी सब कर लिया, तो मैं भी तो क्वेश्चन पढ़ूंगा ना एक बार। हाँ तो बाकी उनको ये लगता है कि बाकी जो इनकम वगैरह डिस्क्लोज करी है वो उनकी गलत है, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं श्री मोती ने टैक्स को चोरी किया है, ऐसा उनको लगता है। श्री मोती ने अपनी इनकम गलत डिस्क्लोज की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। Shri Moti does not disclose the full income. He gives the following particular of assets and liability of Shri Moti as on 1st April 2019 and 1st April 2021. ये लो 1st April 2019 कायदे से अगर देखोगे तो बेटे कहानी 2 साल को कवर करती है। आपका क्वेश्चन 2 साल को कवर करता है। पहला साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2019 को, खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 को और इसने खत्म होना है 31 मार्च 2021 को। ऐसे करके 2 ईयर को क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइज ज्वेलरी और ओइंग टू मोतीज ब्रदर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है बेटे। इन्होंने बेटे 1 अप्रैल 2019 की एसेट्स बता रखी हैं और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 की एसेट्स बता रखी हैं। सर 1 अप्रैल की क्यों बताई बेटे, इस दिन की बताई, मतलब ये कब का होगा, 31 मार्च 2021 का एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। शायद दिख नहीं रहा है, जगह छोटी पड़ गई। अब दिख जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2001 मतलब ये 31 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं। कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ ज्वेलरी कितने की थी पहले वाइफ ज्वेलरी थी 75,000 की, अभी वाइफ के पास में ज्वेलरी होगी 1,25,000। अब बेटे इतनी सारी ज्वेलरी बताएगा तो किसी को भी शक आएगा। लोन टू मोती ब्रदर, ओके यहाँ पे बेटे देखो 2 साल पहले इन्होंने अपने भाई से लोन ले रखा था, 2 साल बाद बेटे इन्होंने अपने भाई को लोन देना शुरू कर दिया, तो सीधी बात है खूब पैसा कमाया 2 साल में श्री मोती ने। During the 2 year, domestic expenditure was rupees 4,000 per month and declared income of the financial year was rupees 1,05,000 for 2019-20 and 1,23,000 for 2021 होना चाहिए था, for 2020-21 respectively. State whether the income tax officer contention is correct, explained by giving your working. ये कह रहे हैं क्या इनकम टैक्स ऑफिसर एकदम सही सोच रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर ये सोच रहा था कि शायद श्री मोती ने अपनी कंप्लीट इनकम डिस्क्लोज नहीं की है। श्री मोती ने यहां पर उनको जिन्होंने असल में उन्होंने जितना पैसा कमाया उतना पैसा उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं बताया है, ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर सोच रहा था। क्वेश्चन का कहना यह है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर एकदम सही सोच रहा है, कंटेंशन इज करेक्ट, क्या उसकी सोच उसका आइडिया एकदम सही है, उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा है क्या वो थॉट एकदम सही है, यही चीज आपको एस्टिमेट करके बतानी है। इनकम और एक्सपेंसेस का डेटा आपके पास में है नहीं, इसलिए कंप्लीटेड अकाउंटिंग मेथड आप लगा नहीं सकते। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आप 2 साल की इनकम यहां पे कैलकुलेट कर नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी है। अब यहां पर क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा आपके पास में है, इसलिए आपने अल्टीमेटली कुल मिला के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर ही यहां पर अपना हिसाब किताब बिठाला होगा। तो बेटे सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 का आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया होगा। बताओ बेटे श्री मोती के पास टोटल एसेट कितने रुपए की थी। 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर मोती के पास टोटल एसेट कितने रुपए की थी। अरे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया होगा। 1 अप्रैल 3,88,000 रुपीज की इनके पास में टोटल एसेट थी, ठीक है। 3,88,000 रुपीज की इनके पास में टोटल एसेट थी। 3,88,000 की टोटल एसेट थी। टोटल लाइबिलिटी कितने की थी सर, 40 और 35, 75,000 की टोटल लाइबिलिटी थी। अगर मैं माइनस करूं तो बताओ बेटे श्री मोती के पास कुल मिला के नेट एसेट कितने रुपए की थी ऑन 1 अप्रैल 2019। 3,13,000 बिल्कुल ठीक, 3,13,000 की यहाँ पे इनके पास में नेट एसेट थी। मतलब 1 अप्रैल 2019 को इनके पास जो कैपिटल थी वो थी 3,13,000 रुपीस की कैपिटल, ओके। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 को भी आपने श्री मोती की नेट एसेट कैलकुलेट की होगी। बताओ टोटल एसेट कितनी थी, 6,20,000 और 55,000, ओके। 6,20,000 की टोटल एसेट थी, 55,000 की इनकी लाइबिलिटीज थी। लो बेटे 55,000 माइनस कर देता हूं तो बताओ बेटे नेट एसेट कितनी थी। 5,65,000 बैलेंस बच गया। ये 5,65,000 आपका जो बैलेंस बचा है दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई, यस सर ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, आपने बेटे इसके अंदर बनाया होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आंसर नंबर क्या आएगा ये, अरे आंसर नंबर बताओ।
आंसर नंबर थर्ड होगा ना सर। वाइफ ज्वेलरी भी शो करेंगे, हाँ बेटे वाइफ ज्वेलरी भी शो करेंगे। क्यों करेंगे खुशी, एक मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। आपने बनाया होगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी किस तरीके से। सबसे पहले ले रखा होगा आपने क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कब की लोगे सर, जितना अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्वेश्चन कवर करता है उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड की। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2021 या तो कह सकते हैं 31 मार्च 2021 के पीरियड को कवर करता है। तो क्लोजिंग कैपिटल होगी आपकी कब की, एज ऑन 31 मार्च 2021, और ये निकाल रखी है आपने 5,65,000 रुपीज की, 5,65,000, ठीक है। इसी में आपको ऐड करवाना पड़ेगा अगर कोई ड्राइंग्स हुई तो, इसी में आपने लेस करवाया होगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई तो। अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो यहीं से आप माइनस करवाएंगे और इसी में से लेस करवाएंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक। ड्राइंग, पहले ड्राइंग की बात कर लेते हैं। नीचे दिया हुआ है बेटे श्री मोती के हर साल के 4,000 रुपए के डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर थे, तो ड्राइंग होना चाहिए 4,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ्स। बोलो बेटे 24 मंथ्स की टोटल ड्राइंग कितनी सर, 96,000 होना चाहिए। अरे ज्ञान हो गई गलती छोटे, 96,000 सर। 96,000 क्यों लिया, सुनो। आपका अकाउंटिंग पीरियड कितने ईयर को कवर कर रहा है सर, हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से, खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, यानी पहला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2020 को। तो यहां से यहां तक हो गए 12 महीने, यहां से यहां तक हो गए 12 महीने। तो इन 12 महीनों में 4,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ, इन 12 महीनों में 4,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ, तो ये हो गया 48,000 और ये हो गया 48,000। तो टोटल ड्राइंग हुई होगी 96,000 रुपीज की। समझ में आया बेटे ज्ञान? अच्छा, तो ये होना चाहिए 96,000। कोई एडिशनल कैपिटल थी नहीं सर, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। ओपनिंग कैपिटल बताओ सर, ओपनिंग कैपिटल निकाल रखी है हमने 3,13,000 रुपीज की, 3,13,000 की ओपनिंग कैपिटल को माइनस कराओ। बताओ यहाँ पे, समझ गया सर, ओके। बताओ बेटे यहाँ पे तुमने प्रॉफिट निकाला होगा, बताओ प्रॉफिट कितना आया, बताओ ना बेटे आपके हिसाब से एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया। 3,48,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ये होगा बेटे प्रॉफिट कब से कब तक का, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021, यानी 2 साल का प्रॉफिट आया आपका 3,48,000 रुपीज, ठीक है ना। हमारे हिसाब से अपनी अकाउंटिंग तो ये कहती है कि भाई आपकी कैपिटल के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी नेटवर्थ जो बढ़ी है, आपकी नेटवर्थ जो इंक्रीज हुई है, वो नेटवर्थ आपकी 3,48,000 के प्रॉफिट के कारण इंक्रीज होनी चाहिए थी। यानी असल में श्री मोती ने हमारे हिसाब से, हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से 3,48,000 रुपीज कमाए हैं। अब मैं बेटे इसी को कंपेयर करूंगा किससे, डिस्क्लोज्ड इनकम। डिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब श्री मोती ने जब बेटे अपना आईटीआर फाइल किया होगा, डिस्क्लोज्ड इनकम इन इन आईटी रिटर्न, जब इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तब इन्होंने अपनी इनकम कितनी डिस्क्लोज की। मिस्टर मोती ने कहा कि मैंने 2019-20 में 1,05,000 रुपए कमाए, यानी इन्होंने अपनी इनकम डिस्क्लोज की 2019-20 के लिए, 2019-20 के लिए 1,05,000 रुपीज, और मिस्टर मोती ने 2020-21 के लिए 1,23,000 की, 2020-2021 के लिए 1,23,000 रुपीस की इनकम को डिस्क्लोज किया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में इन्होंने बताया है कि मैंने 1,05,000 प्लस 1,23,000 इज इक्वल टू 2,28,000 की इनकम कमाई है, और हमारी अकाउंटिंग कहती है कि मिस्टर मोती ने 3,48,000 रुपीस कमाए हैं। तो क्या मिस्टर मोती ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सही सही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, बोलो यस और नो। अंडर रिपोर्टेड बाय रुपीज 1,20,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर। माइनस 3,48,000 कर दूं तो इसका मतलब 1,20,000 का क्या आ रहा है बेटे, अंडर रिपोर्टेड, यानी इन्होंने अपनी इनकम कम डिस्क्लोज करी है। क्या बेटे इनकम टैक्स ऑफिसर सोच रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता था कि मिस्टर मोती ने अपनी फुल इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। और इनकम टैक्स ऑफिसर, सर इनकम और प्रॉफिट के डिफरेंट मीनिंग है
यहाँ या नहीं, या मीनिंग नहीं है यहाँ। यहाँ बेटे इनकम और प्रॉफिट एक ही चीज होता है, कभी इसके डिफरेंट मीनिंग वैसे भी नहीं होते, ठीक है ना। हमेशा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को ही इनकम कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस की तरह रिपोर्टेड एंड एस्टिमेटेड की तरह करना था, हाँ बस वही तो काम करना था, और क्या करना था, बात समझ में आ गई। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम, मिस्टर मोती की अंडर रिपोर्टेड इनकम है 1,20,000 की, इसीलिए नीचे आंसर लिखेंगे देयरफॉर कंटेंशंस, कंटेंशन ऑफ assessing officer is correct since Shri Moti does not, या did not लिखो, does not तो नहीं, Shri Moti did not disclosed his income of ₹1,20,000, इसीलिए जो हमारा असेसिंग ऑफिसर था उसकी जो कंटेंशन थी, उसकी जो सोच थी, उसका जो मानना था वो एकदम सही था, क्योंकि श्री मोती ने 1,20,000 रुपीस की इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया था। इस तरीके से काम करना था। अब उम्मीद है बेटे आखिरी लाइन आपके समझ में आ गई होगी, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो बेटे, अब समझ में आ गया। हाँ, जिसको ही बेटे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना हो, जिसने छोड़ रखा हो, जल्दी से इसको कंप्लीट करें, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। यस गुनगुन बेटा, आज आपकी पहली क्लास है, तो शायद आपके और मेरे बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन सेट होने में टाइम लग सकता है। कुछ बातें मैं आपसे बोलूंगा तो शायद आपको, यस सर, झेपा, झेपा क्या होता है, हाँ, कुछ बातें मैं बोलूंगा तो शायद कुछ बातों को एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़े दिन, 2 4 5 10 दिन की थोड़ी सी आप डेमो क्लासेस लें, ताकि आपके और मेरे बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। गुनगुन ओके सर, हाँ वाइफ की ज्वेलरी पे आ रहा हूँ बेटे, पहले लिख तो लेना तो सबको, क्योंकि क्या होता है इंडियन स्टूडेंट की एक खास बात होती है, जैसे उसको आंसर दिखता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं आंसर कहाँ गायब हो जाएगा, पहले लपक लो, पहले पकड़ लो, तो आंसर को लिखने की ज्यादा कोशिश करता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा पहले लिख ही लेने दो, एक बार आत्मा की संतुष्टि हो जाने दो, मन की तृप्ति हो जाने दो, फिर समझाता हूँ। अच्छा ठीक, हाँ, तो सवाल बेटे डन सर, ओके, लिख के हो गया, ओके चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक डाउट यहां पर उठता है कि सर देखो कैश इन हैंड तो बिजनेस की एसेट है, बिल्कुल लेनी चाहिए, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग लेनी चाहिए। ओइंग टू मोती ब्रदर, सर मान लेते हैं कि मोती ने अपने भाई से पैसे उधार लिए होंगे और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, ये भी बिजनेस की लायबिलिटी, इसको लेना भी एकदम ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बिजनेस की लायबिलिटी, एकदम लेना ठीक है। लेकिन सर ये वाइफ की जो ज्वेलरी है वो तो उसकी पर्सनल एसेट है सर, और अगर पर्सनल एसेट है तो फिर आपने उसकी बिजनेस की नेट एसेट निकालते समय आपने पर्सनल एसेट क्यों काउंट की। एक सवाल यहां पर उठता है जो खुशी के दिमाग में कौंधा, और बहुत सही कौंधा। सर कौंधा मतलब जैसे बिजली कड़कती है ना, उसको कहते हैं बिजली कौंधना, तो वैसे ही अचानक बेटे क्वेश्चन सॉल्व करते करते बिजली की तेजी से एक सवाल, एक डाउट खुशी के मन में आया कि सर वाइफ की ज्वेलरी को आपने क्यों लिया। अब एक बात बताओ, आप, मैं कहूं कि चलो बेटे मान लेता हूं कि ये श्री मोती की पर्सनल एसेट है, सर ड्राइंग भी तो ऐड करते हैं ना प्रॉफिट निकालने को, बेटे प्रॉफिट निकालने को ड्राइंग ऐड करने का दूसरा रीजन है। ड्राइंग हम क्यों ऐड उसको भी समझाता हूं, ठीक है ना, इसको ड्राइंग से भी कंपेयर करके दिखाता हूं। हाँ, पहले मैं खुशी के आंसर का जवाब दे दूं, सॉरी डाउट का जवाब दे दूं। तो अगर खुशी आप ये कहते हैं कि सर वाइफ की ज्वेलरी उसकी पर्सनल एसेट है, तब हम बिजनेस की नेट एसेट निकालने के लिए क्यों वाइफ की ज्वेलरी की एसेट को यहां पर काउंट कर रहे हैं, बात एकदम सही है, डाउट एकदम सही है। इसका मतलब आप ये कहते हैं कि सर बिजनेस की एसेट्स और उसकी पर्सनल एसेट दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, क्यों कहते हो। सर कंसेप्ट है, मैंने कहा कौन सा कंसेप्ट है, सर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगे वो अलग होंगे, और बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस वो होंगे वो अलग होंगे। वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू प्रोसेस, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली। बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट को हमारी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसीलिए सर वाइफ की ज्वेलरी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। खुशी शायद आपका डाउट यहां पर यह बनता है कि सर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स को हमारे बिजनेस की एसेट के साथ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मानते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कानून यह कहता है कि सोल प्रोप्राइटर और उसका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो दोनों सेम एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस किसको मिला हुआ है,
एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस कानून नहीं देता। पार्टनरशिप फॉर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस, सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस कानून नहीं देता। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि भैया तुम अकाउंटेंट लोग हो, तुम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करो, मैं क्यों करूं। और मैंने तो बेटे मिस्टर मोती के इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना है, मैंने उसके बिजनेस के रिटर्न को थोड़े ना चेक करना है। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहते हैं कि मिस्टर मोती की जितनी भी एसेट्स होंगी, अब वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड हो या उनकी पर्सनल एसेट्स हो, हम सारी एसेट्स को इकट्ठा करके उनकी नेट एसेट्स को वैल्यू करेंगे। बात समझ में आती है, हाँ या ना। इसलिए मिस्टर मोती की जो वाइफ्स की ज्वेलरी है वो भी यहां पर काउंट होगी। पर्पस देखे, यहां पर पर्पस आपके बिजनेस के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने का नहीं है, यहां पर पर्पस इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर मोती की ओवरऑल नेट एसेट को मेजर करने का है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस योर आंसर शुड बी ड्राफ्टेड। हाँ, यहीं पर यह लिखा होता कि बताओ मिस्टर मोती के बिजनेस ने 2 साल में कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर ये पूछते व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिस्टर मोती ड्यूरिंग द 2 ईयर, तब मैं कहता कि ये मिस्टर मोती का प्रॉफिट पूछ रहे हैं, मतलब मिस्टर मोती के बिजनेस का प्रॉफिट पूछ रहे हैं। और अगर मिस्टर मोती के बिजनेस का प्रॉफिट पूछ रहे हैं तब मैं वाइफ की ज्वेलरी को यहां पर नहीं लेता। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने वाइफ की ज्वेलरी को ले रखा है। अच्छा, अभी अभी मनीषा ने कहा था सर हम प्रॉफिट निकालने के लिए ड्राइंग को भी तो ऐड करते हैं। अब ड्राइंग को ऐड किया है तो वाइफ की भी पर्सनल एसेट को लेना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटे, ड्राइंग को ऐड करने का कारण मनीषा यहाँ पे दूसरा है। सुनो, ड्राइंग के साथ में क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो सोचो आपका अकाउंटिंग पीरियड यहाँ शुरू हुआ और अकाउंटिंग पीरियड आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर आके खत्म होता है, ठीक है। मैंने कहा बेटे शुरुआत में आपकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज, एंड में आपकी कैपिटल है 7 लाख रुपीज। मैं आपसे पूछता हूँ बेटे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। सर वो तो बिजनेस में से ही पैसे निकाल रहे हैं ड्राइंग के लिए। हाँ हाँ हाँ, रुको तो हाँ हाँ बेटे मनीषा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटे बिजनेस की शुरुआत में 5 लाख रुपीस की कैपिटल थी, बिजनेस के मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में 7 लाख रुपीस की कैपिटल है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ है। बताओ बेटे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस हुआ है। सर प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट है, जल्दी बताओ फटाफट। प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल ठीक बात, सब बताएं बेटे। सबसे पूछ रहा हूं मैं कि अगर स्टार्टिंग में कैपिटल 5 लाख रुपीस की है, एंड में कैपिटल 7 लाख रुपीस की है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, और अगर प्रॉफिट या लॉस है तो कितने का, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप कहते हैं कि सर यहां से यहां तक पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपके आंसर में आपने 2 अजम्पशन ले डाली बेटे, आपको पता भी नहीं चला लेकिन आपने 2 अजम्पशन ले ली। पता है क्या क्या? पहली अजम्पशन ली है आपने, नो एडिशनल कैपिटल, नो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। आप सिर्फ खाली खाली अगर इस डेटा पे रिलाय करके कहते हैं कि 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब आपने एक अजम्पशन ये ले ली कि मिस्टर मोती ने या जो भी बिजनेसमैन होगा उस बिजनेसमैन ने इस अकाउंटिंग पीरियड में कोई भी एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दूसरी अजम्पशन आप ये ले डाली, नो ड्रॉइंग्स। यहां पर बिजनेसमैन ने कोई भी ड्रॉइंग्स भी नहीं कर रखी होगी, क्योंकि अगर ड्रॉइंग होती तो ड्रॉइंग के कारण पैसा बिजनेस के बाहर चला गया होता, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कुछ और हो जाती। अगर एडिशनल कैपिटल होती तो एडिशनल कैपिटल के कारण पैसा बिजनेस के अंदर और आ जाता, आपकी क्लोजिंग कैपिटल यहां पर बदल जाती। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये अजम्पशन वैलिड नहीं है, इस बिजनेसमैन ने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है, देयर इज एन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, और इस बिजनेसमैन ने अपने घर के खर्चों के लिए ड्राइंग्स भी करी है, ड्राइंग करी है 50,000 रुपीस की। अब बताओ, इसका मतलब हुआ ये कि ये 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल जो है वो ये बताती है कि ये पैसा बिजनेस में कमाया नहीं है, ये पैसा बिजनेसमैन अपनी पर्सनल एसेट से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये पैसे बेटे बिजनेसमैन अपनी पर्सनल एसेट से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब अगर ये पैसा बिजनेसमैन अपनी पर्सनल एसेट से री इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या इसको बिजनेस की इनकम में जुड़ा हुआ होना चाहिए? क्या बिजनेस की इनकम निकालते समय मुझे इसको ऐड करना चाहिए, हाँ या ना? पहले ये बताओ। अगर मैं कहूं कि बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या इस एडिशनल कैपिटल को इंक्लूडेड होना चाहिए, यस और नो? यस और नो में जवाब देना, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि ये तो एडिशनल कैपिटल है, बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कमाया थोड़े ना है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम, एंड इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन बेटे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर तो ये पहले ही इंक्लूड हो चुका ना।
जब आप कहते हो क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली होगी? ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्ट हुई होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी। इन्वेस्ट हुआ है, कमाया थोड़ी, यहां बात एकदम सही है। तो ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो गई है, कमाई हुई नहीं है, लेकिन आपकी क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा भैया इसको इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस की कमाई नहीं है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये ऑलरेडी जुड़ चुकी है, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए मुझे यहां से एडिशनल कैपिटल माइनस करनी पड़ती है। सेम चीज है, मैंने कहा बेटे ड्राइंग, ड्राइंग के पैसे एक बिजनेसमैन अपने घर लेके गया, घर लेके गया तो लाया कहां से? बिजनेस करके पैसे तो कमाया होगा ना उसने। कोई भी आदमी अगर ड्राइंग करेगा तो या तो अपनी कैपिटल ड्राइंग करे, कैपिटल घर लेके जाएगा, या तो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है वो अपने घर लेके जाएगा। कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप तो यही मानेंगे ना कि बिजनेसमैन ने जो प्रॉफिट कमाया है उसी प्रॉफिट के पैसों को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए घर लेके जा रहा है। तो मुद्दा यहां पर यह है, जब मैं कहता हूं ड्राइंग, तो ड्राइंग का मतलब होता है इनकम अर्न्ड, यानी ये पैसा आपने कमाया है, लेकिन क्योंकि ड्राइंग के थ्रू फंड बिजनेस के बाहर जा चुका होता है, इसका मतलब ये आपकी इस क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, एडिशनल कैपिटल का जस्ट अपोजिट, यस, ये मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये है कि ये पैसा आपने कमाया, तो जब आप बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं तो इसको इंक्लूडेड होना चाहिए, इसको जुड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ड्राइंग है इसलिए आपकी क्लोजिंग कैपिटल में से पहले ही माइनस हो चुकी है, जबकि इसको इंक्लूडेड होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको अलग से ऐड करो। अलग से ऐड करने के लिए आप ड्राइंग को यहां पर ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ड्राइंग को ऐड करने के पीछे का कारण थोड़ा सा मैथमेटिकल है। जब ड्राइंग होती है तब ये कैपिटल में से माइनस हो चुकी होती है, कैपिटल में से कम हो चुकी होती है, लेकिन ये पैसा बिजनेस का कमाया हुआ पैसा है, अर्न्ड इनकम है, इसीलिए प्रॉफिट निकालते समय इसको इंक्लूडेड होना चाहिए। अब क्योंकि पहले ही ये कैपिटल में से माइनस हो गई, एक्सक्लूड हो चुकी है, मुझे इसको इंक्लूड करना है, इसलिए ड्राइंग को अलग से ऐड करना पड़ता है। मनीषा, एक्चुअली ड्राइंग को ऐड करने का मेन रीजन यहां पर ये है। और किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। अब जाके समझा लॉजिक, सर आपने ये चीज क्रिस्टल, अरे थैंक यू बेटे, थैंक यू, चलो 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 आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अच्छा बेटे, तुम लोग ना इतने बढ़िया तारीफों के पुल बांधते हो, मैं भयंकर ही खुश हो जाता हूँ मालूम पढ़ के। मतलब ऐसा है कि अब पता नहीं, जैसे अब यहाँ पर अब जाके समझा, समझे लॉजिक, वेरी गुड। ओ सर, एडिशनल कैपिटल यानी आपके ड्राइंग का अपोजिट, ओके, इन्वेस्ट हुआ। फिर बेटे बड़ा अच्छा कमेंट लिखा, सर आपने ये चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी, ओ सर जस्ट फैबुलस, मां कसम। बेटे इसी को ना कॉपी पेस्ट करना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे कोई भी वीडियो के अंदर ना पेस्ट कर देना, वहां करो, दुनिया को भी पढ़ने दो, मैं पढ़ के क्या करूंगा बेटे। हाँ, 11 का कॉन्सेप्ट अब समझ में आया इस चैप्टर का, इतना डिटेलिंग कोई। अरे थैंक यू बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तुषार मेरा डायलॉग छीन कर बोल रहा है। ओके चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा सा डरा सकता है, आपको थोड़ा सा घबरा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना तो कभी आया है और ना तो कभी आएगा। तो सर करवा क्यों रहे हो, क्यों बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हो? इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपके दिमाग के जितने दरवाजे बंद हैं, जितनी खिड़कियां बंद हैं, उन खिड़कियों को, उन दरवाजों को खोलना, बेसिक्स पे जाना। असल में क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप को रिलेट करता है, तो पार्टनरशिप का नाम सुन के बेटे पता नहीं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट के वैसे ही अपने हाथ पर कांपने लगते हैं, अरे यार फिर पार्टनरशिप आ गया, बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटा था, ऐसा लगा था कि बस सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप हो गया तो कहानी खत्म। इतनी जल्दी पीछा थोड़ी ना छोड़ेगी बेटे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो बेटे इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर भी कहीं कहीं बीच बीच में झांक झांक के आती रहेगी। पार्टनरशिप इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर तो पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से, और उसमें से एक 20 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। तो पहली बात तो बेटे क्वेश्चन आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो इससे आपकी लगभग लगभग पूरी जितनी सीए फाउंडेशन में आपने पार्टनरशिप पढ़ रखी है, वो पूरी की पूरी सीए फाउंडेशन की पार्टनरशिप इसी एक क्वेश्चन से पूरी की पूरी रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना। यानी आप पार्टनरशिप पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का पूरा नॉलेज बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको डालना पड़ेगा। ये इकलौता क्वेश्चन आपकी पार्टनरशिप की कंप्लीट नॉलेज को यहां पर टेस्ट कर लेगा। ठीक, आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? बोलो यस और नो। मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी मैं एक चीज ये रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप घर में जाके फिर से सॉल्व करेंगे। ओके आगे चलते हैं। ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। लो बेटे क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आसान चीजें दी हुई हैं, जैसे नाम इन्होंने बड़े आसान रखे हैं, ए और बी, बहुत अच्छा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा 2:1, ओके।
सर नाम अच्छा क्यों है ए और बी, इसकी जगह कोई और नाम होता तो बेटे इसकी जगह इंस्टीट्यूट वाले नाम रखते एक्स और वाई, और जैसी एक्स और वाई देखो ना तो बेटे मैथ्स की याद आ जाती है, और मैथ्स की जैसी याद आती है तो मैं मतलब दिल बैठ जाता है, मतलब क्या है यार कब छोड़ेगा मैथ्स हमारा पीछा, तो इसलिए एक्स और वाई तो होना ही नहीं चाहिए। अब बेटे मतलब कि बता रहा हूँ ना एक्स और वाई के केस में तो पता नहीं बेटे मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अब शायद मैंने कभी आपके साथ में डिस्कस किया कि नहीं किया मेरे मन की बात, लेकिन मैथ से बेटे बड़ी अलग सी मतलब कि एक इरिटेटिंग सारी फीलिंग आती है। सही बात है सर, क्या सर ऐसा क्यों? बेटे बचपन से टीचर कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जब भी मैथ्स पढ़ा आपने फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक ही सवाल बेटे टीचर के पास फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स और वाई देख देख के तो ऐसा लगने लगा कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक्स बन गया कट वाला, पता नहीं इसके आगे कोई दुनिया है भी कि नहीं है, ऐसी ऐसी फीलिंग आ जाती है। इसलिए नाम बहुत अच्छे हैं ए और बी। आगे चलते हैं, क्या कह रखा है बेटे इन्होंने, इनकी पार्टनरशिप फॉर्म की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। हाँ सर अब मत बोलिए इंटीग्रेशन याद आ जाता है, अबे तुम्हें तो इंटीग्रेशन याद आ जाता है बेटे, मेरी तो भावनाओं पे चोट पहुंची है, दिल पे बेटे चोट पहुंची है। सर कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक्स गर्लफ्रेंड है तो जो बेटे हमको छोड़ के जा चुकी है उसकी कोई वैल्यू हो सकती है हमारी जिंदगी में? कोई अगर हमारा एक्स फ्रेंड है, जो दोस्त हमें छोड़ के जा चुका है, उसकी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू हो सकती है? और सर आके कहते थे कि एक्स की वैल्यू बताओ। अरे कहां से बताओ, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारी जिंदगी में, क्योंकि छोड़ के चला गया वो हमको, अब उसकी क्या वैल्यू बताएं आपको? तो मुद्दा ये है बेटे, मतलब बड़े अजीब से सवाल होते थे जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता था। मैं तो हर बार कहता था सर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सर आते थे दो कान के नीचे झापड़ मारते थे, नालायक कैसी बात कर रहा है नवनीत, एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसे हो जाएगा? मैंने कहा सर जो छोड़ के चला गया उसकी क्या वैल्यू हमारी जिंदगी में, जाने दो सर आगे चलो। फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस है लेकिन फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, चलो सर ढूंढ लेंगे एडवांसेस। इन पार्टनरशिप फर्म ने 31 दिसंबर 2020 को किसी को 70,000 का एडवांस दे रखा है। 31 दिसंबर 2020 को एडवांस हो गया 50,000 का। क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, स्टॉक भी है, लोन भी है 80,000 का, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ओके ठीक है सर आगे चलते हैं। और क्या है इसके आगे? और क्वेश्चन बेटे इसके आगे कहता है कैश एट बैंक भी हमारे पास, कैश का बैलेंस भी है, वेरी गुड 50,000 1,40,000। द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू सैलरी एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बताओ बेटे प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब समझते थे आप? बचपन में पढ़ रखा है बेटे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज पर योर व्यू? मैं आप सभी का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस? बोलो बेटे बोलो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या? मैंने पहले ही कहा था बेटे ये क्वेश्चन आपके पूरे पार्टनरशिप के बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेगा। दोनों पार्टनर ने मतलब किसने, ए और बी ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। नोबडी इज टेलिंग मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हाउ इज इट पॉसिबल? तुषार, गुनगुन, खुशी, गुंजन, ज्ञान, मनीषा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर एक्सेट्रा में किसको गिन रहा हूं? मैं हूं बहुत सारे। कैपिटल इन रेशोज अकॉर्डिंग टू देयर, हाँ ये बात आई, कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, ये सही आंसर है बेटे। एक रेशो में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक रेशो में नहीं बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। असल में जब ये कहते हैं ना प्रोपोर्शनेट, तो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है व्हेनेवर द टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर दैट इज नोन एज प्रोपोर्शन, ठीक है ना? तो यहां पर दो रेशो बराबर हैं, इसका मतलब सर दो रेशो किस में? तो जब भी कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो एक रेशो तो बनेगा कैपिटल का, रेशो ऑफ कैपिटल, और ये जो कैपिटल का रेशो है ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर होना चाहिए, रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए और बी के बीच में 2:1, इसका मतलब कैपिटल का रेशो भी रहा होगा 2:1, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो प्रोपोर्शनेट क्या सर, स्क्रीन ब्लर हो रही है, मैं फिर से, हाँ बेटे फिर से लॉग इन कर लो आप एक बार, ठीक है मैं लॉग आउट करता हूँ। तो जब भी कोई कहे ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल रही होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही रही होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, इसका मतलब दोनों पार्टनर की जो कैपिटल रही होगी वो भी 2:1 में ही रही होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता 1:1, इसका मतलब दोनों पार्टनर ने जो कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो 1:1 के रेशो में किया होगा। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है आगे चलते हैं।
हाँ, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन ड्राइंग। ये कह रहे हैं भाई हम कैपिटल पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन ड्राइंग पे हम 10% का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। ठीक है, कर लेना भाई, क्या दिक्कत है, करवा देंगे। आगे चलते हैं। ड्राइंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी की ड्राइंग बताई गई है। ए ने 30 अप्रैल को 2000, 30 जून को 4000, 31 दिसंबर को 2000 की ड्राइंग की है। बी ने 31 मई को 2000, 30 सितंबर को 6000 और फरवरी 28 को 8000 की ड्राइंग कर रखी है। ऑन 30 जून कहानी कहां से शुरू हुई थी सर? हमारे पास जो डेटा था वो डेटा था 31 मार्च 2021 का, यानी इसको मोटे मोटे तौर पे 1 अप्रैल 2020 का डेटा मान सकते हैं। और डेटा कब का है? 31 मार्च 2021 का, तो ऐसे एक साल के डिफरेंस का डेटा है। इसी दरमियान, इसी बीच में कह रहे हैं 30 जून को, यानी कितने दिन बाद? अप्रैल में आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून भी खत्म, 3 महीने बाद दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। इन्होंने बेटे सी को 1/3 पार्टनर बनाया। हु कंट्रीब्यूटेड ₹75,000 एज कैपिटल। इसने भी 75,000 रुपीज कैपिटल के नाम पे कंट्रीब्यूट किया। सी इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ 9 मंथ प्रॉफिट। सी ने बेटे 9 मंथ के प्रॉफिट को शेयर करना है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 1:1:1 और बाद में सी के आने के बाद तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1 का। ए विड्रू हिज प्रपोर्शनेट शेयर। सर ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में 2:1 का था, तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल भी 2:1 के रेशियो में इन्वेस्टेड रही होगी। सी के आने के बाद तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1, तो यहां पर भी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, 1:1 के रेशियो में होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात समझ में आती है कि ए की जो एक्सेस कैपिटल रही होगी, ए ने अपनी उस एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया था, ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। न्यू परचेज ₹10,000 मे बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। सर ये क्या मामला है? ये कह रहे हैं जो पुराना फर्नीचर उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ, नया फर्नीचर इस साल हमने 10,000 रुपीज का और परचेस किया है, उस पर भी 10% का ही डेप्रिसिएशन लगाना, लेकिन नए फर्नीचर पे सिर्फ 1/4 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ओके। करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का मतलब ईयर एंड में, सॉरी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यहां पर ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, यहां पर ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 5,000 रुपीज, लेकिन 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 बी के करंट अकाउंट का बैलेंस था 2,000 रुपीज डेबिट बैलेंस। भैया जी सब कुछ ही दे रखे हैं इसमें तो पार्टनरशिप का। अच्छा हाँ बेटे, वही कहा था ना बेटे। हाँ, बेटे मैंने कहा पहले ही कहा था, एक ही क्वेश्चन है जो पूरी पार्टनर सर, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है क्या? हाँ बेटे, आपके मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो आपके सराखों पे बैठा रहेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि जब आपका सर पूरा उठा के दे दिया, तो बेटे मैं हर एक बात बोलता हूँ, अभी तक आपको नहीं बोली, अच्छा याद दिला दिया, बता देता हूँ अभी। जब भी आपका कोई भी चैप्टर मैं क्लास के अंदर खत्म करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि आज हमारा सिंगल एंट्री कंप्लीट होता है, तो आपकी यहां पर पहली ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने मॉड्यूल के कम से कम इलस्ट्रेशन के और पीछे एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, ये आपकी अपनी इटसेल्फ ड्यूटी बनती है। अगर मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहीं पर कोई भी डाउट आता है, तो आप उस डाउट को अलग से मुझसे डिस्कस करवा लें। ये सर वो तो होगा सर जी, हाँ बेटे वो तो होगा। अब मॉड्यूल के बहुत सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने अपने नोट्स के अंदर उसको डाल रखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ही प्रेजेंट है, तो अगर क्लास के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेते तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मॉड्यूल के कुछ छोटे 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 क्वेश्चन होते हैं जिनके कंसेप्ट में क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूँ, तो इन क्वेश्चन को बेकार में यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर डालना कहीं से लॉजिकल नहीं लगता। सर मॉड्यूल से कुछ भी ना छूटेगा, नहीं बेटे मॉड्यूल से तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ये आपकी खुद की ड्यूटी बनेगी। ठीक है, आगे चलता हूं। ओके सर, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2021। सब मांग लिया बेटे इन्होंने। इन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दिखाओ, तो चलो बेटे काम करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे सीधे अपना काम करना शुरू कर दो। ये होगा बेटे हमारा आंसर नंबर 4। सवाल ने जो जो मांगा है सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना के अलग कर दो, ताकि फॉर्मेट आपको बार बार ज्यादा परेशान ना करे। ये होगा आपका आंसर नंबर 4।
सवाल ने बेटे जो जो मांगा है बिल्कुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के अंदर आपकी मार्किंग या आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बहुत कुछ आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ने जो जो मांगा होगा उसी ऑर्डर में आप अपने आंसर के अंदर वो सारी चीजों को सप्लाई करो। ये वैल्यूअर के दिमाग में बहुत जबरदस्त इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन ने क्या मांगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले बेटे हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यहीं पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, कब के लिए मांगा है सर, 31 दिसंबर 2021 के लिए, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2021। ये लो बेटे, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा तो सीधे सीधे बेटे इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर दो। एक हो गया कॉलम पर्टिकुलर का, एक हो गया कॉलम अमाउंट का। ठीक है सर, लगभग लगभग बेटे आपके नोटबुक के आधे पेज में ये काम हो जाएगा, पर्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने दूसरे नंबर पे क्या मांगा है सर, इन्होंने दूसरे नंबर पे मांग रखा है हमसे करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर का करंट अकाउंट बना के ही बताओ। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे पॉइंट नंबर बी में होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद आया बेटे बचपन में आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया करते थे, 12th क्लास में थे। मैडम कहती थी अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन की जाए तो दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ याद आया हल्का फुल्का? अरे बोलो ना, याद आया कि नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहा नालायक। कब तक नहीं बोलोगे, मैं भी देखता हूं। तो बेटे ये मेरे पार्टनर का करंट अकाउंट बनना शुरू हो गया। मैं ले लेता हूं बेटे ए बी सी। ए बी सी मुझसे करंट अकाउंट मांगा गया तो मैंने करंट अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, और क्या मांग रहे हैं सर, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बना के दिखाओ, लेकिन कब का? ये कह रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखाओ एज ऑन 31 मार्च 2021 का। ओके, तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाना है, तो लो बेटे सी स्टेटमेंट होना चाहिए यहाँ पर। स्टेट, मेरी उम्मीद है आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये कब का बनेगा सर, ये बनेगा एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक, लो बेटे इसके भी फॉर्मेटिंग कर लो लगे हाथों, ताकि इससे भी एक बार फॉर्मेटिंग से तो निजात पाले अपन, उसके बाद का हिसाब किताब क्या है समझते हैं धीरे से। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब क्योंकि बेटे 2 साल का डेटा है तो दोनों साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक साथ बना दूं, चलेगा? हाँ सर चल जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक साथ बना देता हूं, इसीलिए रुको 1 मिनट। ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ओके। सर एग्जाम में अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड है। तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा हमारा कब के लिए, ये बनेगा 1 अप्रैल 2020 के लिए, एक बनेगा 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, तो दोनों साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आजू बाजू में बन जाएगा। ठीक, लो बेटे जो जो क्वेश्चन को चाहिए था सारी चीजें हमने बनाना शुरू कर दी हैं। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये बना हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में एक बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम और बाकी एबीसी के लिए 3 कॉलम। शुरू करें, बस अब करना ये है एक एक इन्फॉर्मेशन को आपने उठाना है, प्रोसेस करना है और आगे बढ़ जाना है। शुरू करूं? यस सर शुरू करूं। लो बेटे सबसे पहले मेरे पास में पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी के डेटा को प्रोसेस करना शुरू करते हैं। साल की शुरुआत में हमारे पास फर्नीचर था 1,20,000 का। लिख दूं बेटे? हाँ सर लिख दो बिल्कुल। साल की शुरुआत में हमारे पास फर्नीचर था 1,20,000 फर्नीचर। सर साल के एंड में कितने का था ये नहीं दिया, वो भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जब मिलेगा तब लिख देंगे। अभी कहाँ भागना है, क्यों भाग रहे हैं, नहीं भागेंगे सर। ठीक है, साल की शुरुआत में एडवांस था 50,000, एंड में है 50,000। चलो बेटे एडवांसेस भी आपकी एसेट है तो वो भी लिख देता हूँ एडवांसेस। एडवांसेस हैं 70,000 और 50,000 रुपीज़ के। ये लो बेटे 70,000 और 50,000 रुपीज़ का एडवांस। क्रेडिटर्स हैं 32,000 और 30,000 के, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये भी लिख देता हूँ बेटे क्रेडिटर्स। At the beginning of year it was 32,000, at the end of year it was rupees 30,000। आगे चलते हैं
इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद है डेटर्स 40,000 45,000 डेटर्स भी आपकी एसेट है, ले आओ बेटे इसको भी लगे हाँ तो अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डेटर्स हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 40,000 एट द एंड ऑफ ईयर 45,000 ओके 40,000 45,000 ये लो बेटे 40,000 45,000 के डेटर्स। और क्या कह रहे हैं सर स्टॉक था 60,000 74,750 का 60,000 74,750 का स्टॉक, या अगर मैं इसको इन्वेंट्री लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर। एक डाउट हमको कैसे पता चलेगा कि एडवांस रिसीव है, अरे 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 रुको रुको तुषार आता हूँ उस पर भी आता हूँ ठीक है। अब एक रिदम बनी हुई है, पहले मैं इसको निपटा लूं फिर समझाता हूँ ठीक है। आगे चलते हैं। स्टॉक के बाद है लोन। लोन की लायबिलिटी हमने अज्यूम कर रखी है, साल के शुरू में था 80,000, साल के आखिरी में कुछ भी नहीं है ठीक है ओके। लोन साल के शुरू में हमारी लोन लायबिलिटी थी 80,000 की, साल के आखिरी में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या बेटे अगर मैं तुम्हारे सामने, अच्छा और कुछ भी है क्या? हाँ सर पेज पलटाओ, कैश और बैंक बैलेंस भी है। साल के शुरू में था 50,000, साल के आखिरी में 1,40,000 कैश एट बैंक। ये है 50,000 और 1,40,000, 50,000 और 1,40,000। चलो आगे चलते हैं। मैं अगर बेटे आपसे यहां पर पूछूं कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर मैंने आपके सामने यहां पे रखा हुआ है तो क्या यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाली जा सकती है, यस और नो? बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। अगर इतना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैं आपके सामने रखूं तो क्या आप इससे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, यस और नो? नहीं निकाल सकते। तुषार, मनीषा ने कहा नहीं, तुषार ने कहा हाँ, खुशी ने कहा हाँ निकाल सकते हैं। हाँ सुनो, हाँ ज्ञान ने भी कहा निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते बेटे, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? चलो, क्लोजिंग तो इसलिए नहीं निकाल सकते आप क्योंकि आपके पास में अभी तक फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल ठीक गुंजन, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। हाँ सर क्लोजिंग नहीं निकाल सकते लेकिन ओपनिंग तो निकाल सकते हैं। ओपनिंग भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव में करंट अकाउंट का जिक्र किया गया है। मैंने बार बार बेटे बिल्कुल याद दिलाया था आपको कि बचपन में आप 12th क्लास में थे, मैडम कहती थी कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन की जाए तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर करंट अकाउंट। जानबूझ के वहां पर मैंने उस समय आपसे लाइन बोली थी ताकि जब मैं ये सवाल पूछूं तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर करंट अकाउंट भी तो मेंटेन हुआ होगा, और अगर करंट अकाउंट मेंटेन हुआ होगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग होगा। और जब तक आपके पास में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, आपने करंट अकाउंट के बैलेंस जब तक अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं लिखे, आप कैपिटल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अरे सर हमको तो लगा आप ना करंट और कैपिटल अकाउंट का मिला के जो सिंगल बैलेंस आता है वो पूछ रहा हूं। कैसे पूछूंगा मैं आपसे? मैंने शुद्ध शब्दों में पूछा था आपसे, क्या आप यहां पर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ। मैंने ये नहीं पूछा क्या आप यहां पर ओपनिंग करंट अकाउंट और क्लोजिंग करंट अकाउंट निकाल सकते हैं, क्या यहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन हो रहा है या कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन हो रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन हो रहा है। अब बात समझ में आई? हर एक पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा बेटे। अब सीए फाउंडेशन में नहीं रहे आप कि आपने एंट्री सोची, एंट्री देखी, अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग करी और आगे बढ़ गए ना। अब उस दौर को आप पीछे छोड़ चुके हैं, अब एक कदम आप आगे निकल चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो जब तक आप इसके अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखेंगे तब तक आपको आपकी कैपिटल का बैलेंस नहीं मिलेगा। अब बात समझ में आई? ओ समझ गया सर जी। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी सर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा भारी क्वेश्चन दे दिया है ना? अगर आप सीए फाउंडेशन पास इंटरमीडिएट में अगर आप बैठे हैं तो इंस्टीट्यूट ये मान के चलता है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, और अगर सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं इसका मतलब बेसिक नॉलेज आप अकाउंट की पूरी लेके आए हैं। ये अजम्पशन है इंस्टीट्यूट की और इसी अजम्पशन को ध्यान में रख के आपके क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाएगा। तो सीए फाउंडेशन के बेसिक नॉलेज को आप कहीं पर भी किसी भी क्षण किसी भी पल छोड़ नहीं सकते, सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं ठीक है सर। तो फिलहाल ना तो ओपनिंग कैपिटल निकाली जा सकती है ना तो क्लोजिंग कैपिटल निकाली जा सकती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन तो हो गई। द पार्टनर आर एंटाइटल टू सैलरी एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। पार्टनर को बेटे हम 2,000 रुपए हर महीने की सैलरी देते हैं। चलो अगर मैंने कहा पार्टनर को 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी आप देते हो तो कहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए सैलरी? चलो बताओ, बोलो ना बेटे। ये आप ही को कंप्लीट कराना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। पार्टनरशिप आपने पढ़ रखी है, मैं तो आपकी नॉलेज को टेस्ट करने बैठा हूं। मैंने पहले कहा था समय हमारे पास में कम रहेगा सर, करंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? खुशी आंसर एकदम सही है, करंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए तो लगे हां तो कर दो।
आओ बेटे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में मुझे सैलरी क्रेडिट करनी है। लो बेटे लिख देता हूं यहां पर बाय सैलरी। कितनी कितनी सैलरी लिख दूं ये बताओ, बाय सैलरी। एक ही सैलरी कितनी लिख देनी चाहिए बताओ बेटे, एक ही सैलरी कितनी लिख दूं? ढल गया दिन हो गई शाम, बता दो आंसर बच्चों तुम। कोई आंसर? एक ही सैलरी होगी 24,000 रुपीज की। भैया हर महीने 2,000, मनीषा का आंसर आया, वेरी गुड। हर महीने आप 2,000 रुपए की सैलरी देते हो। ए आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में साल भर पार्टनर रहा तो साल भर सैलरी कितनी पे करोगे? 24,000 की करोगे। बी आपके इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर साल भर पार्टनर रहा तो उसको भी आप 24,000 की सैलरी पे करोगे। अच्छा सर, सी सी अभी हमारी पिक्चर में आया नहीं है बॉस, जब आएगा तब लिख देंगे, कोई जल्दी नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी ए और बी ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी थी। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन कैपिटल। ये कह रहे हैं हम पार्टनर्स की कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपके करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए। बेटे मेरा मन कर रहा है यहां पे लिख दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी जानते हैं कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होनी चाहिए, और फिलहाल मेरे पास में ओपनिंग कैपिटल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक आप ओपनिंग कैपिटल नहीं पता कर लेते तब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, और जब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते तब तक आगे की कहानी यहाँ पे नहीं बढ़ सकती। आगे चलते हैं। और चलो ठीक है सर, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, लिख के छोड़ दिया। फिलहाल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, आगे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट भी कर लेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और चाहो तो सहजता से लिख दो एट द रेट ऑफ 6%, ताकि याद रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से निकालना है। फिर ये कह रहे हैं एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन ड्राइंग, और ये कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर 10% का चार्ज करेंगे। और ए और बी की तो बेटे डिटेल में ड्राइंग भी दे रखी है, तो कम से कम जो ड्राइंग आपके पास में है इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाला जा सकता है, यस और नो? यस सर, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो निकालो, बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लगाओ बेटे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करो। सबसे पहले निकालेंगे ए के लिए। ए ने पहली ड्राइंग की थी अप्रैल 30 को 2,000 रुपीज की। तो बताओ बेटे 2,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 10% कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूं? सर 30 अप्रैल में, अप्रैल का महीना तो खत्म हो गया, बचे 11 महीने। तो सर एक काम करो, 11 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा ठीक है, ये लो 2,000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है 183.33 रुपीज। ठीक है, 183.33। ए ने दूसरी ड्राइंग की है 4,000 रुपीज की 30 जून को। 4,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 10% 30 जून, यानी जनवरी फेब सॉरी अप्रैल मई जून, 3 महीने तो बीत गए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। 4,000 का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा बेटे 300 रुपये आ रहा है मेरा, चेक कर लो एक बार। ए ने जो तीसरी ड्राइंग कर रखी है वो फिर 2,000 की कर रखी है, दिसंबर 31 को 2,000 रुपीज की ड्राइंग है एट द रेट ऑफ 10% फॉर 31 दिसंबर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 3 मंथ। ठीक है, 2,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया बेटे 50 रुपीज। बताओ ए की टोटल ड्राइंग कितनी? सर 50 प्लस 300 प्लस 183.33 इज इक्वल टू 533.33। 533.33 ये हो गई ए की ड्राइंग। ठीक है सर, अब निकालो बेटे बी की ड्राइंग। बी ने मई 31 को 2,000 की ड्राइंग करी थी। बी के लिए 2,000 की ड्राइंग पे एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मई 31 को ड्राइंग हुई है, इसका मतलब अप्रैल में 2 महीने बीत चुके थे। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 10 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। 2,000 का 10% फॉर 10 मंथ, ये होता है 166.67 रुपीज। बी ने दूसरी ड्राइंग की है बेटे यहां पर 6,000 रुपीज की। कब? सितंबर 30 को। 6,000 रुपीज की ड्राइंग में 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए सितंबर 30, यानी बचे हुए सिर्फ 6 महीने हैं। 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 6,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर इंटरेस्ट बनता है 300 रुपए का। बी ने तीसरी ड्राइंग की है 8,000 रुपीज की फरवरी 28 को। 8,000 पे एट द रेट ऑफ 10%, फरवरी खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये होगा बेटे 8,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12, 66.67 रुपीज। चेक कर लेना बेटे एक बार सही है कि गलत है। ठीक है, ओके सर।
166.67 प्लस 300 प्लस 66.67 ये हो गया 533.34, 533.34 चलेगा इतना? हाँ सर चल जाएगा। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। अब बताओ करना क्या है। सर देखो ए की टोटल ड्राइंग होती है 4 2 6 और 2 8,000 रुपए, ओके। बी की टोटल ड्राइंग होती है 6 और 2 8 और 8 16,000 रुपीस की टोटल ड्राइंग होती है। तो ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हम करंट अकाउंट में डेबिट करवा देंगे। याद आया कुछ हल्का फुल्का? जब भी ड्राइंग्स होती थी कोई कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप इसको अपने करंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट करके दिखाते थे। अरे याद है कि नहीं? हाँ जी सर, चलो फिर कर दो। करंट अकाउंट में दो चीजें फिलहाल डेबिट की जा सकती हैं। क्या क्या डेबिट किया जा सकता है? एक तो बेटे करंट अकाउंट में ड्राइंग को डेबिट किया जा सकता है। ड्राइंग ए की ड्राइंग थी कुल मिला के कितनी? सर ए की ड्राइंग है 8,000 रुपीज की, ओके। ए की ड्राइंग है 8,000 रुपीज की। बी की ड्राइंग थी कुल मिला के 16,000 रुपीज की। ये लो बेटे बी की ड्राइंग 16,000। और यहाँ पर डेबिट किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 533.33 आया है। मैं दोनों जगह वही लिख देता हूँ, 533.33, 533.33 ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे बढ़ जाऊं सर सी के लिए? अभी सी के लिए मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब मिलेगी तब प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन में आगे पीछे होने से और क्वेश्चन के अंदर अपने आप को उलझाने से कोई मतलब नहीं है। चीजों को जितना सिंप्लीफाइड करोगे उतना अच्छा है। आगे चलते हैं। ड्राइंग का हिसाब किताब पूरा कर दिया। ऑन 30 जून दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। अब आया बेटे सी, हु कंट्रीब्यूटेड ₹75,000 एज कैपिटल। सी ने 75,000 रुपीज की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है। अब बताओ ये कैपिटल कहां लिख दूं? लिख दूं करंट अकाउंट में? बोलो बेटे ये कैपिटल मुझे कहां लिख देनी चाहिए? क्या इसको करंट अकाउंट में लिख दूं? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? कैपिटल तो फिक्स कैपिटल में जाएगी। ओहो, लेकिन बेटे फिलहाल तो मैं कैपिटल अकाउंट बना नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट राइट नाउ। ठीक है, इन्होंने मुझसे करंट कहा कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। यानी एक बात समझ में आती है, सी ने 75,000 की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है। सी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ 9 मंथ प्रॉफिट। सी को हम सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का प्रॉफिट देंगे। बात भी एकदम सही है। 30 जून को अगर उसका एडमिशन हो रहा है तो अप्रैल मई जून इन 3 महीनों तक तो ए और बी पार्टनर थे, और जुलाई से लेके 31 मार्च तक ए बी और सी तीनों पार्टनर थे। तो सिर्फ सी को 9 मंथ का जो प्रॉफिट होना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाना चाहिए ना? हाँ बेटे भेजूंगा ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। रुको तो जरा पढ़ तो लूं आगे। हाँ भेजूंगा भेजूंगा, टेंशन लेने का नहीं बेटे। ना ना नको नको। चलो पहले खुशी की बात मान लेता हूं, सर इसको ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भेज देता हूं। कहाँ है? ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। यहां पे बेटे मैं फिलहाल लिख देता हूं कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल का ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस तो अभी तक पता नहीं चला सर। यहाँ कैश में भी जाना चाहिए। रुको 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 रुको, ओपनिंग कैपिटल को तो पता नहीं चला। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ये भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात पक्की है कि सी की क्लोजिंग कैपिटल 75,000 रुपीज की होगी। सर क्यों? आपको कैसे पता क्लोजिंग कैपिटल 75,000 की होगी? सीधी बात है, आप पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे उनके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। यानी एक बार जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, जब तक कुछ बड़ा कुछ चेंज नहीं आ जाता तब तक कैपिटल तो हमेशा फिक्स रहेगी ना। तो अगर 30 जून को सी ने एडमिशन लिया है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो कैपिटल के नाम पे 75,000 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल होगी विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। जब तक वो अपनी कैपिटल विड्रॉ नहीं करता या जब तक वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, तब तक हमेशा और हमेशा उसकी कैपिटल 75,000 बनी रहेगी। इसका मतलब ईयर एंड में भी कैपिटल 75,000 होना चाहिए। सर दूसरा ट्रीटमेंट डालो, कैश में ऐड करो। बिल्कुल नहीं करूंगा मनीषा में। सर क्यों नहीं करोगे? कैश में करना पड़ेगा सर, ऐसा थोड़े ना होता ना। असल में इन्होंने कैश का सीधे सीधे 31 मार्च 2021 का बैलेंस दिया है, और सी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन 30 जून को किया है। इसका मतलब 30 जून को पार्टनरशिप फॉर्म ने कैश लिया होगा, और कैश लेने के बाद उसको अपनी कैश बुक में डेबिट करवा दिया होगा, और जब 31 मार्च को कैश बुक को बैलेंस किया होगा तो बैलेंस में कितना निकल के आया? 1,40,000। इसका मतलब 1,40,000 के अंदर ये 75,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका दूसरा सबूत कहां से मिलता है? साल के शुरू में तुम्हारे पास 50,000 का कैश बैलेंस था, साल के आखिरी में अचानक 1,40,000 का कैश बैलेंस हो गया। कहां से लाए इतना पैसा? डाका डाल के ना।
सी जब इस साल सी ने एडमिशन लिया 75,000 रुपीज कैश में कंट्रीब्यूट किया कैपिटल के नाम पे, तभी तो अचानक इनके पास में ईयर एंड में इतना कैश शूट अप हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ये कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए कैश बैलेंस में इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। C is entitled to share the 9-month profit. New profit sharing ratio become 1:1:1. A withdrew his proportionate share of capital. A ने अपनी proportionate capital भी withdraw कर लिया. Depreciate furniture at the rate of 10% per annum. New purchase of rupees 10,000 may be depreciated for 1/4 of the year. सुनो, मेरे पास फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, अब मैं यहां पर फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके लिए बनेगा बेटे वर्किंग नोट नंबर 2। बनाना शुरू करेंगे? यस सर, बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। यहीं पर बेटे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे और यहीं पे क्लोजिंग बैलेंस भी निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस को क्या कहेंगे बेटे? रिटर्न डाउन वैल्यू। कब का सर? साल के शुरू का। कब का? एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस था सर। बिल्कुल ठीक। ये कह रहे हैं साल भर में सर फर्नीचर अकाउंट ही बना देते तो। हाँ बेटे वो भी ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बना दो। चलो तुम्हारे हिसाब से फर्नीचर अकाउंट ही बना देता हूँ, ये भी ठीक है बेटे, यहाँ पर भी कुछ गलत नहीं है। ये लो बेटे, चलो इसको बनाने के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट। चलो सर फर्नीचर अकाउंट बनाओ। आओ बेटे, आप और मैं दोनों मिलके आज फर्नीचर अकाउंट बना के दुनिया को दिखा दें कि हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ रखा है। बताओ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का था? सर 1 अप्रैल 2020 को फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000 रुपीज। ये कह रहे हैं जो करंट ईयर में नया फर्नीचर 10,000 का खरीदा उसमें 1/4 ऑफ द ईयर के लिए आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मतलब करंट ईयर में आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, ये बात तो पक्की हो गई। और अगर 10,000 का फर्नीचर खरीदा होगा तो इसको भी आप फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलते जाओ बेटे, यस नो कुछ तो बोलो। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन घुमाने फिराने वाला है, आपको बहुत नचाने वाला है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक? यस सर, हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब क्या करना है सर? डेप्रिसिएशन लगाओ, बात खत्म करो। डेप्रिसिएशन चलो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट ऑफ 10%। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 12 मंथ। बोलो बेटे कितना? सर इस पे डेप्रिसिएशन हो गया 12,000। जो नया फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपीज का, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10% फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। 10,000 का 10% डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा 250 का। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 12,250। बताओ बेटे क्लोजिंग बैलेंस कितना? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट की टोटल होती है 1,30,000, क्रेडिट की टोटल भी होनी चाहिए 1,30,000। बैलेंसिंग फिगर बताओ सर। 1,30,000 में से 12,250 का डेप्रिसिएशन माइनस कराओ, 1,17,750 ये निकल के आता है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 17,750 ये आ गया बेटे मेरे फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस। चलो एक वैल्यू और मिली 1,17,750। मैं यहाँ पे रेड इंक को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके से रेड इंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये यहाँ पे लिख दिया बेटे मैंने वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि ये 1,17,750 750 की 550? 750 आ रहा मेरा तो। तुषार 550 कैसे आया? तुषार एक बार फिगर चेक करो, 750 आएगा कि 550 आएगा? अच्छा, आपने वर्किंग नोट कहाँ बनाया वो बताना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर तो मैंने वो भी लिख दिया। चलो भैया फर्नीचर का हिसाब किताब भी निपट गया, आगे चलते हैं। और क्या है? करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। हाँ, 31 मार्च 2020 को करंट अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पर। ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज। ओहो, अब मिला बेटे जिसका इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए बी सी। ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज का। क्रेडिट बैलेंस है तो डेफिनेटली वो लायबिलिटी साइड में आएगा। बी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपीज, तो डेफिनेटली बेटे करंट अकाउंट का बी का बैलेंस एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। करंट अकाउंट बी का बैलेंस एसेट साइड में कितना? 2,000 था ना शायद।
2,000 रुपीज लिखना पड़ेगा, इतना ठीक? यस सर। यानी बी के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखने लायक कुछ नहीं है, और सी तो बेटे 1 अप्रैल 2020 को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही नहीं था, तो सी के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पर कुछ हो भी नहीं सकता। आगे चलें। सी की कैपिटल अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सी 1 अप्रैल 2020 को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही नहीं था। अब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस निकालना चाहूं या ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहूं, तो अब यहां पर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं। ठीक, निकालना शुरू करें। यस सर, कम से कम ओपनिंग कैपिटल तो निकालो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई? यस सर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एसेट का टोटल करूं तो होता है 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 3,42,000। मेरे स्टार्टिंग का टोटल होता है 3,42,000 एसेट का। तो लाइबिलिटी का टोटल भी होना चाहिए 3,42,000 रुपीज। तो बताओ बेटे बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? बोलो बेटे, ए बी सी बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? सर 3,42,000 में से माइनस कराओ 5,000, माइनस कराओ 32,000, माइनस कराओ 80,000, तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 2,25,000। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? सर सी की तो कैपिटल है नहीं, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल। मैं यहां पर सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। ये जो 2,25,000 बैलेंसिंग फिगर आया है, ये 2,25,000 ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है। अब ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है, मुझे उसको ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में पहले कर रखा है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहा होगा ए और बी के बीच में, वही कैपिटल रेशो भी रहा होगा। तो अल्टीमेटली 2,25,000 की कैपिटल आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट सकते हैं। तो ए की कैपिटल आ जाएगी 1,50,000 और बी की कैपिटल आ जाएगी 70,000। लेकिन ये फिगर आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक, यहां बनेगा बेटे अब वर्किंग नोट नंबर 3। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग कैपिटल। यहां पर बेटे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट साइड। इसको ऐसे लिख देता हूं, टोटल ऑफ एसेट साइड हमारा कितना निकला था? सर टोटल ऑफ एसेट साइड आया था 3,42,000, 3,42,000 लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी थी सर? लाइबिलिटीज थी हमारे पास में 32 और 38,000 है कि 82,000 है? कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? एक मिनट एक मिनट, 3,42,000 माइनस 5,000 माइनस 32,000 माइनस 80,000, हाँ ठीक किया है। ओके, लाइबिलिटी है 32,000 प्लस 80,000 प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000, 1,17,000। तो यहाँ से बेटे माइनस होगा लेस लाइबिलिटीज 1,17,000। तो यहां से कैलकुलेट हुआ था 2,25,000। ये होगी बेटे कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देयरफॉर एज कैपिटल, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी? 2,25,000, 2,25,000 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1,50,000। बी की कैपिटल कितनी रही होगी? बीस कैपिटल 2,25,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 75,000। क्लियर इतना? ठीक है सर, ले आओ बेटे, लिख दो यहाँ पर। ए की ओपनिंग कैपिटल 1,50,000, बी की ओपनिंग कैपिटल 75,000। ऐसे करके 2,25,000 की इनकी कैपिटल रही होगी। अब कैपिटल बेटे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, इसीलिए कायदे से ये कैपिटल इनकी ईयर एंड में भी फिक्स्ड ही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ईयर एंड में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 हो गया है, तो जो टोटल कैपिटल होगी वो भी 1:1:1 के रेशो में बटनी चाहिए। और जब सी को आप 1/3 का प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं और सी की कैपिटल 75,000 की है, तो वही 1/3 का प्रॉफिट का शेयर ए को और बी को भी मिल रहा है। और ए और बी का भी जब 1/3 का प्रॉफिट शेयर है, तो इनकी भी कैपिटल इतनी ही होनी चाहिए। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे देखूं तो क्योंकि ईयर एंड में ए बी और सी तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो तीनों की कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईयर ए की कैपिटल 75,000 और बी की कैपिटल भी 75,000 रही होगी। बात समझ में आती है?
हाँ सर समझ में आता है, आगे चलें, इसी को वर्किंग नोट में भी लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between A, B and C is equal to 1:1:1. C's capital for 1/3 share of profit is equal to rupees 75,000. Therefore, A and B's capital for 1/3 share of profit will be rupees 75,000 each. यहां तक बात ठीक है? यस सर, यहां तक बात ठीक है। अब बताओ बेटे और कहानी में क्या क्या बाकी है? सर अब तो बस करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस और मिल जाएं तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कंप्लीट हो जाए। हाँ लेकिन एक बात है, करंट अकाउंट का आपको बैलेंसिंग फिगर जरूर मिल सकता है। ठीक है सर, कैसे बेटे? अगर मैं मान लूं एसेट का टोटल कर लूं तो लायबिलिटी के टोटल में से माइनस करूं तो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मिल तो जाएगा, लेकिन अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बस करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से तो मिल नहीं सकते। करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर चाहिए है तो आपको अपना करंट अकाउंट ही कंप्लीट करना पड़ेगा। करंट अकाउंट में अधूरापन क्या था? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आओ बेटे सबके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और निकाल लें। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ए की बात करते हैं, ठीक है ना। ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सी की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, सी की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दोगे? सर सी ने 75,000 की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया था एट द रेट ऑफ 6% फॉर 9 मंथ ओनली। क्योंकि सी ने जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो 30 जून को करी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जुलाई से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे आप 31 मार्च तक। सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 75,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3,375 रुपीज होता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है सर, बी की कैपिटल भी कितना देंगे? सर बी की कैपिटल साल के शुरू में भी 75,000 की थी, साल के आखिरी में भी 75,000 की है, मतलब साल भर बी की कैपिटल कितनी मेंटेन रही? सर 75,000 मेंटेन रही। और अगर साल भर इसकी कैपिटल 75,000 मेंटेन रही तो 75,000 पे 6% पूरे साल भर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। 75,000 का 6%, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 4,500। सर ए की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दोगे? एक ही साल के शुरू में 1,50,000 की कैपिटल थी, इस पे 6% फॉर 3 मंथ, और 75,000 रुपीज की कैपिटल पे 6% फॉर 9 मंथ। सर ऐसा क्यों किया? हाँ ऐसा क्यों किया, मुद्दा इसका है। 1,50,000 का 6% डिवाइडेड बाय 4 ये होता है 2,250। 75,000 इंटू 6% मल्टीप्लाइड बाय 0.75 ये होता है 3,375 प्लस 2,250 ये होता है 5,625। सर ऐसा क्यों किया? लेकिन ये 3 महीने और 9 महीने में अलग अलग ए को क्यों बांटा? बी और सी के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया? सुनो ध्यान से, ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होना है 31 मार्च 2021 को। यहां पर बेटे 30 जून को आपने सी को एडमिशन दिया है। ए और बी शुरू से पार्टनर थे। हाँ बेटे आगे चलो, आपने सी को एडमिशन दिया 30 जून को। अब यहां पर ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1। ए की कैपिटल थी 1,50,000, बी की कैपिटल थी 75,000। यहां तक तो कहानी एकदम ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने सी को एडमिशन दिया आपने कह दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 1:1:1। अब 1:1:1 के हिसाब से ए की कैपिटल होनी चाहिए 75,000, बी की कैपिटल होनी चाहिए 75,000 और सी की कैपिटल होनी चाहिए 75,000।
तो यहां से यहां तक ए की कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड रही? 1,50,000 की। कब तक? 3 महीनों तक। इसलिए 1,50,000 की कैपिटल पे मैंने 3 महीने के लिए इंटरेस्ट दिया है। लेकिन जैसे ही सी का एडमिशन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदला, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते से ही ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया और ए की कैपिटल कितनी बच गई? 75,000। और जब ए की कैपिटल 75,000 बच गई तो 30 जून से लेके 31 मार्च तक, इन 9 महीनों तक, फॉर दिस 9 मंथ, ए की जो इन्वेस्टेड कैपिटल रही वो 75,000 की रही। सर आपको कैसे पता कि ये ने अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया? बेटे मैंने अपने मन से नहीं कहा, क्वेश्चन में लिख रखा है, देखो क्या लिखा है, ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। यानी ए की जो एक्सेस कैपिटल थी वो ए ने विड्रॉ कर ली। कब? जब सी का एडमिशन हुआ तब। तो सोचो ना बेटे क्या हुआ, सी का एडमिशन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिवाइज हुआ, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी रिवाइज हुई। अब ए ने कहा कि मेरी कैपिटल 1,50,000 की इन्वेस्टेड थी, अब मुझे प्रॉफिट में क्योंकि शेयर कम मिल रहा है तो मैं भी अपनी एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ करूंगा। तो 30 जून को ए ने अपनी एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर ली 75,000 की। तो बचे हुए 9 महीनों तक ए की सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड थी। और क्योंकि सिर्फ 75,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड थी, इसलिए रिमेनिंग 9 मंथ के लिए मैंने सिर्फ 75,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। सर बी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। बी के साथ में साल के शुरू में 75,000 की कैपिटल थी और सी के एडमिशन होने के बाद भी 75,000 की ही कैपिटल थी। सर सी के साथ नहीं हुआ होगा? सर सी ने आया बेटे 75,000 की कैपिटल से, बस ये था कि इसने अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट 30 जून को किया, तो मैंने 30 जून से लेके 31 मार्च तक जो 9 मंथ होते हैं सिर्फ उसी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। बात समझ में आ गई? लो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो 5625। कहाँ है, कहाँ है? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 5625, बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी बी के लिए? 4,500, 3375, 4,500, 3375, ये आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कुछ बच गया हो तो बताओ। सर ओपनिंग बैलेंस बचा है, हाँ ओपनिंग बैलेंस बचा है, ये लो बेटे बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी तो मिल गया था ना। ए के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे लिख देता हूं। बी के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था लेकिन डेबिट बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, हालांकि इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए था। ओपनिंग बैलेंस है बेटे बी के करंट अकाउंट का 2,000 रुपीज, डेबिट बैलेंस है इसलिए इसको ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट में। सर ओपनिंग बैलेंस भी आ गया। सी का ओपनिंग बैलेंस कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ पे डैश कर देता हूँ, क्योंकि सी साल के शुरू में हमारे पास पार्टनर नहीं था। सी को क्या सैलरी देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। जैसे आपने ए को 2,000 रुपीज पर मंथ 12 महीने की सैलरी दी, बी को आपने 2,000 रुपीज पर मंथ 12 महीने की सैलरी दी, सी को ही 2,000 रुपीज पर मंथ, भले ही 9 महीने की सही, लेकिन सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो यहां पर सी को भी आपको 18,000 रुपीज की सैलरी देनी पड़ेगी। अब आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो लगभग लगभग पूरे हो गए। सर सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे काश सी की कोई ड्राइंग मुझे ये बता दें तो मैं उस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दूं। इन्होंने सी की ड्राइंग के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब सी ने ना तो अभी तक कोई ड्राइंग करी है, इसीलिए सी की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं निकल सकता। अब लगभग बात हो गई पूरी। अब बताओ आगे क्या हुआ होगा? क्या कोई चीज अभी भी बाकी है? हाँ सर, करंट अकाउंट में अभी तक आपने प्रॉफिट का शेयर तो लिखा ही नहीं। ओहो, प्रॉफिट का शेयर जब तक करंट अकाउंट में नहीं बांटा जाएगा करंट अकाउंट कैसे कंप्लीट होगा? और करंट अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं मिलेगा। अब बताओ बेटे पार्टनरशिप फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? हाँ सर उसमें क्या, ये लो अभी बताते। मैंने कहा कैसे बताओगे? सर ये देखो ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कराएंगे, ड्राइंग वाइंग को एडजस्ट कराएंगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा। मैंने कहा नहीं करवा सकते। क्यों? ओपनिंग कैपिटल तो मिल गई तुमको, मान लिया मैंने, क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिलेगी? जब तक करंट अकाउंट के यहां पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल मिल नहीं सकती, और क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी नहीं तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हाँ सर, तो करंट अकाउंट के बैलेंस निकाल लेते हैं ना। मैंने कहा ठीक है निकालो, चलो करंट अकाउंट के बैलेंस। जब तक प्रॉफिट का शेयर लिखोगे नहीं तब तक करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं निकाल सकते आप। समझ गए बात? प्रॉफिट निकालने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए। अब क्या करूं?
बात समझ में आ रही है? गांव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, बेटे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो तब बनाओगे ना जब आपके पास में प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट तो पता ही नहीं है आपको, तो आप प्रॉफिट बांटोगे क्या और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे क्या? समस्या समझो ना। अभी तक आप क्या करते थे, आप कहते थे कि सर एक काम करते हैं, आप कहते थे सर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, इसी के अंदर सर ड्राइंग प्लस कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो भाई जब आप यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करने जाओगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो इसके अंदर ऐड करोगे। तो जब तक तुम्हारे पास करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा तब तक तुम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, और जब तक तुम प्रॉफिट नहीं निकालोगे तब तक करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। समस्या दिख रही है बेटे कहां जाके फंस गई कहानी? ये बना बेटे इसका एक बड़ा विशियस सर्कल। विशियस सर्कल में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, बात फंस गई। सुनो, अब एक बात तो पक्की है। सर क्या बात पक्की है? अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस कर दूं, टेम्पररी सही, मैं टेम्पररी बैलेंस कर रहा हूं, रेडिंग से लिख रहा हूं, आप लोग अभी ये नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बात समझना है। पहले बताओ बेटे, ईयर एंड में एसेट की टोटल कितने रुपए की होती है? ये बताओ, ईयर एंड में एसेट की टोटल कितने रुपए की होती है, जल्दी बताओ। ईयर एंड में एसेट की टोटल कितने रुपए की होती है? $4,27,500। ये लो बेटे, 4,27,500, सॉरी 4,27,500। ये लो बेटे, अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 4,27,500 में से अगर मैं माइनस कर दूं 30,000, माइनस कर दूं 2,25,000, तो मेरे पास में बैलेंस बच जाता है 1,72,500। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि ए बी और सी तीनों का मिला के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 1,72,500 आना चाहिए। मानते हो बेटे इस बात को? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी बात पे एग्री करें या ना करें, एक बात पे आप जरूर एग्री करेंगे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस अगर लिखने जाऊं तो मुझे ए के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मालूम, बी का भी नहीं पता, सी का भी नहीं पता, लेकिन तीनों का टोटल जरूर पता है 1,72,500। मानते हो इस बात को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो बस मैंने कहा कर लो बैलेंस, हो गया हिसाब बराबर। सर कहाँ हिसाब बराबर हो गया, कुछ भी बात करते हो आप। मैंने कहा ये लो, ओपनिंग बैलेंस में डेबिट का टोटल है 5,000, सैलरी कुल मिला के कितने की बांटी, 24,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 66,000 की सैलरी बांट दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का बांटा, 5,625 प्लस 4,500 प्लस 3,375 इज इक्वल टू 13,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। बोलो ठीक? सर जरूरी थोड़ा ना है तीनों का। अरे तो मैं कहता हूं मत होने दो ना, रुको तो, अभी तो अपन बेटे रफ वर्क कर रहे हैं ना। अब स्पाइरल से अगर बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं तो बेटे उसको तोड़ना पड़ेगा ना एक जगह से, डेबिट और क्रेडिट। हाँ अभी आगे चलते हैं। ड्राइंग कितनी थी सर? 8 और 16 24,000 रुपए की ड्राइंग है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? 533.33 प्लस 533.33, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी 1066.67, 1066.67 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और ओपनिंग बैलेंस का यहां पर है 2,000। अब एक बात बताओ, मैंने कहा सिर्फ टोटल को बैलेंस करो, चलो 24,000 प्लस 10, और टोटल, हाँ सिर्फ टोटल को बैलेंस करो, 1066.67 प्लस 2,000 प्लस 1,72,500। डेबिट की टोटल होती है 1,99,566, 1,99,566.67। क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 1,99,566.67। बैलेंसिंग फिगर बताओ सर। इसमें से माइनस करा दो 5,000, माइनस कराओ 66,000, माइनस कराओ 13,500, तो सर बैलेंसिंग फिगर बच जाता है 1,15,066.67। ये है तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट। सर क्रेडिट का टोटल है 84,500। अच्छा टोटल बता रहे थे आप 84,500। बैलेंसिंग फिगर ठीक है 1,15,066.67। अच्छा टोटल बताया, ओके। बैलेंसिंग फिगर ठीक है। इतना कुल मिला के प्रॉफिट का। सर ये कहां से आप भी कुछ भी मतलब, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुंबा जोड़ा। मैंने कहा क्यों, बिल्कुल कोई काम कर रखा है जो आप अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हो। सर पिछले 3 क्वेश्चन में तो ऐसे करते थे ना सर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना,
और उसके बाद माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट निकालते थे। बेटे मैंने हर जगह कैपिटल को करंट से रिप्लेस कर दिया, बात खत्म। देखो क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, मैंने लिया बेटे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर करंट अकाउंट। ऐड क्या करते थे, ड्राइंग, बेटे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है और आपने ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों डेबिट साइड में लिखा है, तो ऐसा नहीं लग रहा आप ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते थे सर एडिशनल कैपिटल माइनस कराओ। एडिशनल कैपिटल सी ने इन्वेस्ट कर रखी थी करंट अकाउंट में, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी एडिशनल अभी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, करंट अकाउंट के अंदर अभी कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आया, इसलिए एडिशनल कैपिटल माइनस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सैलरी बांट रखी थी, आपने बेटे सैलरी बांटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने माइनस करवा दिया। फिर आपने कहा सर ओपनिंग कैपिटल यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपने क्रेडिट में लिख दिया, जैसे ही क्रेडिट में लिखा डेबिट के टोटल में से माइनस हो गया। तो जो आप प्लस माइनस करके काम कर रहे थे वो काम मैंने डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में कर रखा है, लेकिन किया मैंने एग्जैक्टली वही काम है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है ये है मेरा प्रॉफिट, लेकिन ये ए बी और सी तीनों का ओवरऑल प्रॉफिट है, अभी ए बी और सी में बटा नहीं है। जब तक ये बटेगा नहीं तब तक आप आगे का काम कर नहीं सकते। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। चलो अब इसको बांटना है, ये बटाई जो होगी वो होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखेंगे total profit on during the year, total profit on during the year। हमने कुल मिला के कुल कितना प्रॉफिट कमाया सर, 1,15,066.67 का, 1 लाख कितना था, 15,066.67 रुपीज का टोटल प्रॉफिट कमाया। कहां से लाए सर, फ्रॉम करेंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से टोटल प्रॉफिट पता चला है। अब अगर टोटल प्रॉफिट को मुझे बांटना हो तो पहले शुरू के 3 महीने का प्रॉफिट मुझे ए और बी के बीच में बांटना पड़ेगा, और बाद के बचे हुए 9 महीने का प्रॉफिट मुझे ए बी और सी के बीच में बांटना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो सबसे पहले फॉर इनिशियल 3 मंथ प्रॉफिट, इनिशियल 3 मंथ्स प्रॉफिट, शुरू के 3 महीने का प्रॉफिट। तो पहले बताओ बेटे शुरू के 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा। सर साल भर का प्रॉफिट है 1,15,066.67 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। बोलो बेटे कितना, 1,15,066.67 डिवाइडेड बाय 4 ही कर देता हूँ ना, 28,766। ठीक है, हाँ 28,766.67। ठीक है, इसको बांट दो बेटे ए और बी को में, ठीक है ना। बताओ बेटे ए का शेयर कितना और बी का शेयर कितना। सर 28,766.67 इंटू 2/3, 28,766.67 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। बताओ बेटे ए और बी का कितना, 19,177.78। ए का प्रॉफिट का शेयर होता है 19,177.78, बी के लिए 9588.89, 9588.89। ठीक है, फॉर 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ प्रॉफिट। अब बेटे पहले तो 9 मंथ का प्रॉफिट निकालो। सर 1,15,066 में से 28,766 का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, जो बच जाएगा वो 9 महीने का प्रॉफिट। मैंने कहा ये भी ठीक है, 1,15,066.67 माइनस 28,766.67 इज इक्वल टू 86,300। हाँ मैंने बेटे ऐसे कर रखा है 1,15,066.67 माइनस 28,766.67 इज इक्वल टू ये आएगा 86,300 रुपीज। और ये 86,300 का प्रॉफिट ए बी सी तीनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा। तो बताओ बेटे ए का शेयर कितना। सर 86,300 इंटू 1/3, बोलो बेटे कितना, डिवाइडेड बाय 3। सर 28,766.67, 28,766.67। बी के लिए भी आएगा 28,766.67, सी के लिए आएगा 28,766.67। ठीक,
अरे ठीक है, यस सर ठीक है, चलो बेटे इतना हो गया। अब बताओ देयर फोर इज टोटल प्रॉफिट, ए को कुल मिला के कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए का टोटल प्रॉफिट कितना। सर 3 महीने के लिए मिला 19,177.78 प्लस 9 महीने के लिए मिला 28,766.67। टोटल बता पाएगा कोई? हाँ तो सी का तो मैं भी बता दूंगा, नालायक कौन मुझे सी का प्रॉफिट बता रहा है, कौन है ये? अच्छा मनीषा, वाह मनीषा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी का तो बेटे मैं ही बता देता। अरे सर हाँ तो सी का मैं बता देता हूँ। सी का टोटल प्रॉफिट कितना, 28,766। ये मैं पहले लिख देता हूँ, तुम ए और बी का निकालो। नालायक, आसान आसान काम सब खुद कर लेंगे और टीचर के हिस्से में सब टिपिकल टिपिकल काम छोड़ देंगे बस। हाँ, सी टोटल प्रॉफिट, लो बेटे ये लिख दिया सी का टोटल प्रॉफिट। बोलो बेटे कितने रुपए सर, 28,766.67। 28,766.67 कर दीजिए। अच्छा ऐसे कर दीजिए बोलो, अरे कोई बात नहीं ना, एक आध रुपए अपन आखिरी में एडजस्ट कर लेंगे। अरे तुम ए का तो टोटल प्रॉफिट बताओ, कोई बता ही नहीं रहा ए का टोटल प्रॉफिट, सब अपनी अपनी लगाए पड़े। 20 टोटल प्रॉफिट मतलब ए और बी का नहीं बताओगे, बाकी सब बता दोगे, क्यों? वेरी गुड। बी को बेटे शुरू के 3 महीनों के लिए 9,588.89 रुपीज मिले थे और अगले 9 महीनों के लिए 28,766.67 मिले थे। 47,944.45, ये मैं ए का मान के चल रहा हूँ। 47,944.45। बी का 38,355.56। ओके, ये लो बेटे सबके अलग अलग प्रॉफिट के शेयर आ गए। अब इन इंडिविजुअल प्रॉफिट के शेयर को आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कर दो ट्रांसफर। 47944, 47944 पॉइंट कितना था, 45। बी के लिए आएगा 38355.56, 38355.56। सी के लिए आएगा 28766.67, 28766.67। ये लो बेटे ये आ गया अलग अलग प्रॉफिट। अब करंट अकाउंट को बैलेंस कर लो। अब करंट अकाउंट को जब बैलेंस करोगे तब जाके करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस मिलेंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस जो मिलेगा इन सबका टोटल 1,72,500 के बराबर होना चाहिए। अगर आया तो हिसाब किताब पूरा सही। ए की बात करते हैं बेटे, ए का 5,000 प्लस 24,000 प्लस 5,625 प्लस 47,944.45 इज इक्वल टू, क्रेडिट का टोटल होता है 82,569.45, 82,569.45। तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 82,569.45। बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो -8,000 -533.33 कर देता हूँ, 74,036 रुपीज, 74,036 रुपीज। बी की अगर मैं बात करूं तो बी का टोटल बनेगा 24,000 प्लस 4,500 प्लस 38,355.56। क्रेडिट का टोटल बनता है 66855.56, 66855.56। तो डेबिट का टोटल भी बनना चाहिए 66855.56। बैलेंसिंग फिगर निकालो, -16,000 -533.33 -2,000 इज इक्वल टू 48322, 48322। पैसे ऐसे को मैंने इग्नोर कर रखा है। सी की बात करते हैं, 18,000 प्लस 3375 प्लस 28766.67, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का टोटल बनता है यहाँ पर 50,141 या 142 कर देता हूँ। तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 50,142। बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर 50,142। तीनों को टोटल करके देख लो, 6 और 4 10 बराबर ही हो जाएगा। तो 74,036 प्लस
48,322 प्लस 50,142, 1 लाख। अरे बराबर बैठा टोटल आ रहा है, ठीक है। बस ये आ गए तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस, उठाओ और ले जाके चिपका दो। 74036 कहाँ है, कहाँ है, हाँ लो बेटे 74036 बी के लिए कितना 48322, 48322। सी के लिए कितना 50142, 50142। ये लो बेटे सब हिसाब किताब बराबर बैठ गया। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मजा आया बेटे क्वेश्चन में? कुछ पुरानी यादें ताजा हुई, कुछ एक चक्कर मार के आए बेटे 12th क्लास में, फिर सीए फाउंडेशन में, ऐसा घूम के आए कि नहीं वहां से जरा? बहुत मजा आया सर। गुंजन बेटे, गुंजन ऐसा क्यों, मतलब पसीना निकल रहा है कि रोना आ रहा है? गुंजन बेटे पसीना है सर, दोनों बेटे। इसी पसीने के बाद ही तो इंस्टीट्यूट वाले नंबर देते हैं। इंस्टीट्यूट बेटे कभी किसी को फ्री में नंबर नहीं देता, याद रखें गुंजन सर। एकदम एक बार सेल्फ ट्राई करना होगा कल। हाँ बेटे पूरा दिमाग ही घूम गया। अभी दिमाग नहीं घूमा है एक्चुअली, क्या है देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, लीस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। लेकिन असल में आप अपने अकाउंट के साथ में कैसे जगलिंग कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल था काफी बट इजी था। हाँ बेटे थोड़ा थोड़ा अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अब आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस तरीके से काम, ये जो टोटल वोटल कर रखा है मैंने करंट अकाउंट के अंदर और टोटल को बैलेंस करके मैंने काम कर रखा है, ये सब काम शायद आपने इसके पहले कभी ना किए हों। अब ये काम बेटे आप जिंदगी में पहली बार अब कर रहे हो तो थोड़ी तो दिक्कत होगी ना बेटे। जैसे ये टोटल के कॉलम को बैलेंस करके मैंने एक विशियस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश की, और आई थिंक बेटे इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। आप कोई भी चीज़ पहली बार करोगे तो तकलीफ तो लगेगी। तो ऐसा बेटे देखने में ऐसा लग जरूर रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, कंसेप्चुअल है। हाँ वो आपके वे से इजी पड़ता है कि पहले फॉर्मेट बनाओ देन प्रोसेस करो। तो बेटे एक एक करके प्रोसेस करो, धीरे धीरे करके। सर इंस्टीट्यूट कुछ भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता बेटे, उनके तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। और अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन को आप कहो कि यही नहीं आएगा बाकी सब आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो ना बेटे, अगर मैं ही अपनी बुक की इज्जत नहीं करूंगा तो मेरी बुक की इज्जत कौन करेगा? तो अल्टीमेटली वैसे ही अगर इंस्टीट्यूट वाले अपने मॉड्यूल की इज्जत खुद नहीं करेंगे तो उनके मॉड्यूल की इज्जत कौन करेगा? ठीक है। हाँ एक गुजारिश है, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, लेकिन मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। उसका कारण है, आओ बेटे मैं तुमको मॉड्यूल में इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। मैंने खोल के रखा हुआ है क्वेश्चन जानबूझ के। ये है बेटे मॉड्यूल का सॉल्यूशन, दिख रहा है? बेटे अगर आप ये देखने जाओगे तो अल्टीमेटली इन्होंने जो काम कर रखा है, जैसे बेटे इन्होंने डेप्रिसिएशन वगैरह इस तरीके से निकाला है, हमने अपना अकाउंट बना के निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हमने निकाला है वैसे इन्होंने निकाल रखा है। लेकिन ये एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और इनके प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है ये बड़ा अटपटा सा तरीका है। अब आप देखोगे कि इन्होंने प्रॉफिट कैसे निकाला है, तो ये बनाया इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। करंट अकाउंट का बैलेंस लिया, इसमें सैलरी को अलग से ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से माइनस किया, ड्राइंग को अलग से ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अलग से ऐड किया। यानी जो काम बेटे हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ये करंट अकाउंट बना के टोटल वाले कॉलम से ही शॉर्टकट में ले लिया, उसी को इंस्टीट्यूट ने इतना लंबा चौड़ा तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ना जाएं। सर मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे यार, मार्क्स पूरे मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन कई क्वेश्चंस के इतने कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं कि समझ में ही नहीं आता कहाँ से कहाँ कहानी जा रही है। इसीलिए मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके से, जहां मैंने कह दिया कि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, वहां पर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे आप ना जाएं। नहीं तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, लेकिन इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देने के बाद, देखने के बाद आपके अंदर और सारे कई सारे डाउट पैदा हो जाएं। ठीक लो,
किसी का कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो जल्दी से कंप्लीट करें। यहाँ पर हमारी पहली मेथड कंप्लीट होती है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कल से हम एक नई मेथड शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कंप्लीटेड अकाउंटिंग मेथड। उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चलते हैं। लो बेटे, ये थी हमारी पहली स्लाइड जहां पर हमने बनाया था अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ बनाया था बेटे हमने। जल्दी से कंप्लीट करें इसको, हो जाए तो बताएं। मनीषा, गुंजन, खुशी, ज्ञान, गुनगुन, तुषार, डन। खुशी का हो चुका है, ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड। दो लोगों का हो चुका है बेटे। ऐसे अंगूठा दिखाया करो, थम्स अप, ऐसा वाला थम्स अप वाला ओके वाला अंगूठा दिखाया करो, ठीक है ना, जल्दी दिख जाता है येलो कलर का। जी हो गया, ओके सर, ठीक है, फाइन। ये थी बेटे दूसरी स्लाइड। इसमें हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था। अगर किसी का कुछ छूटा हुआ होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख ले। जो अननेसेसरी मैंने लिखा हुआ उसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अरे अभी सीए फाउंडेशन में जो नए स्टूडेंट हैं उनमें से किसी से बातचीत होती है क्या तुम्हारी? डन डना डन डन सर। अच्छा, अभी सीए फाउंडेशन जो नई बैच चल रही है दिसंबर अटेम्प्ट की, उसमें से किसी से बातचीत होती है क्या? नहीं सर, मनीषा की भी नहीं होती, तुषार की भी नहीं होती, खुशी की भी नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं है। अरे ठीक है। इसके बाद बेटे यहाँ पर हमने बनाया था इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। सिस्टर गुंजन, अच्छा सिस्टर से बात होती है। सिस्टर से पूछना पिछले पेपर में मजा आया था कि नहीं, पिछले संडे के पेपर में। क्या हुआ, पहले संडे को पेपर हुआ? अच्छा, ये वाला बेटे यहाँ बनाया था हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जल्दी से कंप्लीट करें। हाँ, सबसे पहले संडे को पेपर हुआ, एकदम इजी पेपर दिया था, सब भारी खुश, अरे वाह पूरा पेपर बन गया, पूरा पेपर बन गया, पूरा पेपर बन गया, एकदम इजी, बिल्कुल मरे जैसा पेपर दिया था। 11th क्लास के लेवल का पेपर दिया था, सब भारी खुश। अगले पिछले संडे को पेपर देने आए, आधों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया करना क्या है इसके अंदर। अब अगले संडे को, अब ये संडे को पेपर होगा तो और मजा आएगा। तो वही पूछना चाह रहा था कि भैया क्या फीडबैक क्या है संडे के पेपर का। सर वहां घुमा दिया लो, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हो गया होगा तो बताएं। अगर किसी का कुछ छूटा होगा, इनकम्प्लीट होगा, पूछकर इन्फॉर्म करूंगा। ये मत बोलना कि सर पूछ रहे थे, ठीक है? ऐसे पूछना संडे को पेपर पेपर हो रहा है क्या तुम लोगों का, ऐसा पूछना गुंजन, ठीक है? हो गया सर, ठीक है। यहाँ पर बेटे हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। गुंजन ऐसे पूछना कि अच्छा संडे अंडे को पेपर पेपर हो रहे हैं कि नहीं तुम्हारे? वो बोले कि हाँ हो रहे हैं। पिछले संडे को पेपर हुआ था ना, कैसा आया था पेपर, ठीक ठाक था क्या? ऐसा पूछना उससे, ठीक है? ऐसा मत बोलना सर क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? हाँ, हो गया बेटे। यहाँ पर हमने किया था वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, हो गया हो तो बताएं बेटे। ज्ञान, गुनगुन, तुषार, गुंजन, मनीषा, खुशी। हाँ जी सर, हो गया, ओके डन। बेटे जल्दी जल्दी करो, घर जाना है, मेहमान आए हुए, खाना खाना है उनके साथ। और बेटे बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान है, मैं बता देता हूँ बेटे इंपॉर्टेंट भी क्यों है। इन लॉज आए हुए हैं, जल्दी करो, डन। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है? यहाँ पर बेटे हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 5, जहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था। यहाँ बनाया था हमने वर्किंग नोट नंबर 5, जहां पर हमने सर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो नए वाले फाउंडेशन के साथ? बेटे अत्याचार नहीं कर रहा हूँ, अगर अभी से नहीं करूंगा उनके साथ में तो एग्जाम के समय बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम अपने बारे में सोचो ना। एंड टाइम पे तुमको नहीं लग रहा था कि यार टाइम कम है, इसका रिवीजन करूं कि उसका रिवीजन करूं, लॉ पढ़ूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ूं कि अकाउंट पढ़ूं कि मैथ्स पढ़ूं? और तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कैसा डर डेवलप नहीं हो रहा था? आखिरी आखिरी के दिनों में तो सर बड़ा डर लग रहा है, सर कैसा करेंगे पेपर का, सर क्या करेंगे पेपर का सर। तो बेटे संडे के टेस्ट से कम ये तो हो रहा है कि अकाउंट और इकोनॉमिक्स का जो डर है वो उनके अंदर से निकल जाए। बाकी दो सब्जेक्ट का तो जो करना है वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। फाइनल अकाउंट बेटे, फाइनल अकाउंट का पहले जो शुरू की 4 लाइनें थी ना, सिर्फ वो घुमाने वाली थी, बाकी तो पूरा क्वेश्चन ईजी था। तो चलो ठीक है, वही कह रहा हूँ कि पूरे 100 मार्क्स के पेपर में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जो ऐसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा जो स्टूडेंट को एकदम से समझ में ना आए। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर खेलने के लिए उनके पास है तो सिर्फ 80 मार्क्स ही है खेलने के लिए, बाकी 20 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन है वो तो किस लेवल का आएगा, किस दर्जे का आएगा, किस किस्म और किस प्रजाति का होगा, कुछ नहीं कह सकते। और अगर उनके संडे के टेस्ट में अभी ना लू ना बेटे तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे वो एंड टाइम पे। एंड टाइम पे उनको समझ में नहीं आएगा क्या रिवाइज करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, समझ में नहीं आएगा बेटे। और अकाउंट का पेपर तो पहला पेपर होने वाला है। अकाउंट के अंदर अगर जबरदस्त कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो बेटे पहले पेपर देने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अत्याचार नहीं है बेटे, मैं उनके करियर को शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके निकल जाएंगे सीए फाउंडेशन। हाँ, आपने अच्छे से प्रिपेयर करवाया था सर, सब थैंक यू बेटे, थैंक्स अलॉट। हाँ, हो गया बेटे लिख के। चलो सर आज का होमवर्क नहीं बेटे, आज कोई होमवर्क नहीं है।
कल से आपका होमवर्क शुरू होगा। हाँ, अगर आज आप होमवर्क चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि आपके पास अभी तक मॉड्यूल तो आया नहीं होगा, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाकर अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर को आप डाउनलोड कर लें, और उस चैप्टर में ये जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली जो मेथड है, उसके जितने क्वेश्चन अभी तक हमारी क्लास में नहीं मिले होंगे आपको, उन क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर लें। तो इससे आपकी लगे हाथ एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका मॉड्यूल भी साइड बाय साइड कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है ना, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेरी कैपिटल कंपैरिजन मेथड खत्म हो गई। कल से शुरू करेंगे हम लोग कंप्लीटेड अकाउंटिंग, कंप्लीटेड अकाउंट मेथड। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। सर कॉस्ट एंड टैक्सेशन कब से होगा बेटे? मैं कल बात करके बताता हूँ डिटेल में क्या शेड्यूल है इनका। हाँ, नितिन सर की लॉ की क्लासेस तो 1 तारीख से शुरू होंगी। ठीक है, नितिन सर शायद कहीं आउट ऑफ दिल्ली भी जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए बीच में शायद, तो वो 1 तारीख से आपकी लॉ की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है ना, और रही बात कॉस्ट और टैक्सेशन की, तो मैं एक बार बात करके बताता हूँ कब से क्लासेस शुरू होने वाली है। सर कौन पढ़ाएगा? थैंक यू फॉर टुडे एंड टेक केयर। थैंक यू बेटा। कॉस्ट एंड टैक्स बेटे वही पता करके बताता हूँ। ठीक है ना। हाँ गुंजन बेटे, मैंने आपको वो नहीं भेजा क्या, ये डेमो लेक्चर की लिंक नहीं भिजवाई क्या? गुंजन बेटे मैं आपको भी डेमो लेक्चर की लिंक भिजवा देता हूँ। ठीक है, वहाँ से बेटे आप लेक्चर को डाउनलोड कर लेना, और लेक्चर को डाउनलोड करके भी बात हो जाएगी, मतलब काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उनके लेक्चर को भी डाउनलोड कर लेना और देख लेना एक बार उसके लिए। चलो बेटे बाय बाय, गुड नाइट सर। और बेटे किसी के मन में कोई डाउट हो तो क्लास के बाद में मुझे कॉल कर सकता है और अपने डाउट पूछ सकता है। बाय बाय।